हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप, जहां पर होता है द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स का बिल्कुल फ्री एनालिसिस। कोई भी बच्चा इसे सुनना चाहे, अगर उसे पसंद है, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में चाहे मेंस एग्जाम हो या प्रीलिम्स में अपनी एनालिटिकल स्किल डेवलप करना चाहता है, तो हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करके और इसे फ्री में देख सकता है। लाइव सुबह 9 बजे सभी बच्चों के लिए है ये, बिल्कुल फ्री। बस आपको केवल हमारा ऐप डाउनलोड करके और यहां पर जुड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स की चर्चा जिन पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न है आप सभी लोगों से। प्रश्न ये है कि अगर कल तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया, यानी जितना है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए, तो क्या मानव जाति खत्म हो जाएगी? आंसर दीजिए, क्या मानव जाति खत्म हो जाएगी? मेरे इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए तुरंत कि अगर कल 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाए तो क्या मानव जाति खत्म हो जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर शुरू करूं आगे की कहानी। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि कल अगर, परसों अगर, नरसों अगर, 1 साल में, 2 साल में अगर टेम्परेचर जितना आज है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए तो क्या मानव जाति खत्म हो जाएगी? पूजा कह रही है नहीं, बिल्कुल सही है। बट हमारे जो विश्व के नीति नियंता हैं वो इसी बात पर फोकस करते हैं। हाँ, सारी रिपोर्ट भी यही कहती हैं कि यही तो वैज्ञानिक कहते हैं। सारी रिपोर्ट कहती है, वैज्ञानिक कहते हैं। अब आज का जो आर्टिकल है इसी विषय पर डिस्कस करता है। बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक मिस्टर बिल गेट्स ने एक प्रश्न उठाया है। वही प्रश्न आज इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या टेम्परेचर को कंट्रोल करना, यानी तापमान को नियंत्रित करना ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एकमात्र तरीका है? क्या हम केवल एकमात्र तरीके के रूप में केवल तापमान को कंट्रोल करने पर ही अपनी नीतियों का फोकस रखें? तो बिल गेट्स के जलवायु परिवर्तन संबंधी विचार भारत के विचारों से मेल क्यों खाते हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बिल गेट्स साहब ये बात कह रहे हैं कि तापमान को नियंत्रित करना ही एकमात्र समाधान नहीं है। असली समाधान है एडॉप्टेशन, अनुकूलनशीलता या अनुकूलन, सहनशीलता, रिजाइलियंस और डेवलपमेंट, यानी विकास। और वो भी कैसा? जैसा कि यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था जीएस पेपर 4 में कि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और विकास भी होता रहे। तो यहीं से जैसे ही वह यह बात कहते हैं, मतलब इनका फोकस अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन पर है। और यह एडॉप्टेशन का विचार 2024 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, 24-25 का, तो मेरे प्यारे बच्चों उस इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार की तरफ से भी एडॉप्टेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। और जब यह विषय चर्चा में आता है, यानी बिल गेट्स साहब अपनी बात कह रहे हैं, एडॉप्टेशन की बात कह रहे हैं कि केवल हमारा एकमात्र टारगेट टेम्परेचर कंट्रोल पर फोकस नहीं होना चाहिए, जैसा कि आज के पॉलिसी मेकर्स का है। सभी कह रहे हैं हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन्होंने कहा एक और बड़ा समाधान है जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। तो जब यह चर्चा हुई, इकोनॉमिक सर्वे का भी जिक्र आया, तो दो विषय निकल करके आए कि क्या जो हमारी इन्वायरमेंट पॉलिसी है उसमें एडॉप्टेशन है, एडॉप्टेशन है तो उसके लाभ क्या हैं, और एक्चुअल में क्या झगड़ा है, क्या द्वंद्व है या क्या सहयोग है मिटिगेशन और एडॉप्टेशन में। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिटिगेशन वर्सेस एडॉप्टेशन की एक डिस्कशन। और इसके माध्यम से हम ना केवल इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे बल्कि उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हम पढ़ेंगे ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक शासन कैसा होना चाहिए। वैश्विक शासन यानी जीएस पेपर 2 आईआर की बात मैं कर रहा हूं
कि जो विश्व में क्लाइमेट पॉलिसी है फोकस किस चीज पे है, केवल तापमान नियंत्रण पर, तो क्या यानी मिटिगेशन पर है। तो क्या हम मिटिगेशन से एडॉप्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? विभिन्न देश या ग्लोबल स्तर पर क्या इसमें हो रहा है, भारत क्या कर रहा है? जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए एडॉप्टेशन मिटिगेशन दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। कभी भी आपसे डिफरेंस करके या इनमें क्या मतलब ये दोनों कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों बातें हैं, आपसे प्रश्न बन सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एडॉप्टेशन और रिजाइलियंस और उसके साथ साथ मिटिगेशन आपको जिक्र करना पड़ता है, और एथिकल इश्यूज बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग में कि आज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फंडिंग में हमेशा फोकस यही रहता है कि आप मिटिगेशन पर जाएं, जबकि समय आ गया है एडॉप्टेशन का। तो यह विषय हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी पर बातचीत करेंगे और उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस का है। दूसरा मिटिगेशन एडॉप्टेशन की एक बहुत बढ़िया सी पिक्चर भी है। मिटिगेशन में क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे अगर आप कॉमनली समझना चाहें। अब मेरे बच्चों बताओ कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाना टफ है और यह स्वाभाविक है। किसी भी देश की ज्योग्राफी यानी भूगोल पर डिपेंड करता है कि उस देश को कितना सूरज की रोशनी मिलती है, उस देश के पास कोस्ट है, तट है कि नहीं, तट है तो उस पर हवाएं कैसी रहती हैं। तो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, उसके लिए बड़ी कंडीशंस हैं। अब जैसे इंडिया का जो सोलर एनर्जी, उसके लिए जो सोलर पैनल चाहिए, उसके सारे रॉ मटेरियल्स पर भारत जो है चाइना से इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो रिजाइलियंस अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ग्लोबल सप्लाई चेन भी उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी, और इधर आप देख सकते हैं एडॉप्टेशन क्या है कि हम अपने शहरों को हरा भरा कर दें। वो निबंध याद करिए, यूपीएससी ने आपसे क्या निबंध में पूछा था? यूपीएससी ने आपसे पूछा था वन आर्थिक सर्वोत्कृष्टता, इकोनॉमिक एक्सेलेंस, फॉरेस्ट इकोनॉमिक एक्सेलेंस, आर्थिक जो उत्कृष्टता है उसके सबसे अच्छे मापक होते हैं, पैमाने होते हैं। तो वन लगाइए, तो वन एडॉप्टेशन के अंदर आता है कि भाई ठीक है, हम चीजों को मैनेज कर देंगे। तो आप देखिए अपने शहरों को आप हरा भरा करिए, आप अवेयरनेस फैलाइए। अवेयरनेस का मतलब जैसे भारत का लाइफ मिशन है LIFE, वो है एडॉप्टेशन। ये मैं इसलिए एक बार बता दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में ये चलता रहे, जब मैं अभी एनालिसिस करूंगा बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल एडॉप्टेशन मिटिगेशन एकदम आपकी पॉकेट में डाल दूंगा। आज के बाद से इस पर दुनिया में आपसे बेहतर ना कोई प्री का प्रश्न सॉल्व कर पाएगा, ना मेंस का, और ना ही इंटरव्यू में अगर कोई आपसे क्लाइमेट पॉलिसी इंडिया का एनालिसिस करने को कहता है तो आपसे बेहतर आंसर भी नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं एडॉप्टेशन में क्या क्या करना है। अवेयरनेस भाई कि हम क्या करें, जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। मिशन लाइफ आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद पानी और ऊर्जा हम बचाएं। अगर हम ऊर्जा बचाते हैं, पॉइंट को पकड़े, अगर हम ऊर्जा बचा लेते हैं तो ऊर्जा किस चीज से बनती है? आप कहेंगे सर वो तो जो है कोल से बनती है। इंडिया में तो जितने भी जो पावर प्लांट्स हैं बिजली के, मैक्सिमम अभी कोयले से वो संचालित हो रहे हैं। तो कोयले का खनन बचेगा और कोयला सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है। तो आप देख सकते हैं पानी बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर की जो हम मतलब हम अपनी कृषि को इस प्रकार से बनाएं कि वह पर्यावरण फ्रेंडली हो जाए। तो ये सारी चीजें ही आपको करनी होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो भी तटीय क्षेत्र है वहां पर क्या क्या रिस्क होंगे उसका हम आकलन करें और उसी के हिसाब से हम अपने तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन करें कि जिससे, जैसे उड़ीसा में फेनी साइक्लोन बहुत खतरनाक था लेकिन इतना बढ़िया से राज्य सरकार ने मैनेज किया, उसको बोला जाता है एडॉप्टेशन। वही यहां करने की बातचीत हो रही मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो और मिटिगेशन में आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी लाओ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाओ, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम पढ़ते ना इंडिया स्टैक, जैसे हम पढ़ते हैं हेल्थ स्टैक, वैसे ही अब हम आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटरी स्टैक। ये हिंदुस्तान के गवर्नेंस के रिफॉर्म में जीएस पेपर 2 एक माइलस्टोन सजेशन दिया गया। तो जीएस पेपर 2 में जब भी, या जीएस पेपर 3 की यूनिट 1 में
यानी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, इन पर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आज से आपको सजेशन के रूप में देना है कि बेहतर गवर्नेंस के लिए और बेहतर इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए हमें रेगुलेटरी स्टेक्स की जरूरत है। और वो क्या है विस्तार से भी बताऊंगा। स्टेक आप सबको बता चुका हूं, यानी जैसे स्टेक यानी परत, तो शासन की परत। जैसे किताबें आप रखते हैं, एक के ऊपर ढेर सारी किताबें मैं अगर रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बुक्स की परत हो जाएगी। ये तो सेम वैसा ही स्टेक है। तो अगर हेल्थ की सेवा चाहिए तो एक साथ अगर सभी सेवाएं हमें डिजिटली मिलने लग जाए, बिना ऑफिसों का चक्कर लगाए, तो हेल्थ स्टेक हो गया। ठीक है ना। आई होप आप, वैसे ही रेगुलेटरी स्टेक गवर्नेंस के लिए हमें चाहिए, एक के ऊपर एक सारी चीजें हो, उठाएं, रखें, पढ़ें और चले जाएं। ठीक है ना। तो समझिए कि एक अच्छा टॉपिक है, गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए आप इसको करेंगे और आपको मजा आएगा। और स्वाभाविक इस प्रकार की चीजें जब शासन लोगों तक पहुंचता है इस प्रकार के स्टेक के द्वारा, तो शासन समावेशी होता है और ऐसा ही शासन नैतिक होता है। इसलिए ये जितने भी स्टेक हैं यह किसी भी गवर्नमेंट को एथिकल गवर्नमेंट बनाते हैं, एथिकल गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप करते हुए। जीएस पेपर 4 यूनिट नंबर 6 लोक प्रशासन में नीति शास्त्र की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय में अवमानना का विषय मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अवमानना क्यों मेरे प्यारे बच्चों आज चर्चा का विषय है, विशेषकर हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इस समय सोशल मीडिया का दौर है और यूपीएससी ने 2 प्रश्न पूछे हैं सोशल मीडिया पर, और वो दोनों प्रश्न सोशल मीडिया पे जो है वो क्या है, वो दोनों प्रश्न है। एक है कि सोशल मीडिया इनहेरेंटली एक सेल्फिश मीडियम है, यानी स्वार्थ, जो सोशल मीडिया है वो अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थ परायण माध्यम है। तो स्वार्थ परायण मतलब लाइक डिसलाइक पर, डिसलाइक तो खैर है नहीं, यानी अगर हमको अपनी बात करनी है जो मुझे पसंद है, अगर वैसी बात करते हुए कोई भी मिलेगा तो उसको मैं पसंद करूंगा, जो नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा, यानी एक सेल्फिश मीडियम। ये तो हो गया दर्शकों की तरफ से, यानी यूजर्स की तरफ से। और दूसरी तरफ जो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को एंस सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कराया था ना। एंस सर्टिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट कि भाई सोशल मीडिया भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यूज कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये सेल्फिश मीडियम, यूजर्स की तरफ से और जो प्लेटफॉर्म से उनकी तरफ से सेल्फिश मीडियम आप सिद्ध कर सकते हैं। तो उसी का एक अगला चरण है सेल्फिश मीडियम में। जैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, खासकर जो यूट्यूबर्स होते हैं, इनकी कोई डिग्री का किसी को पता नहीं होता बच्चे, ट्रस्ट करिएगा। और ये न्यायालय जैसी संस्थाओं पर भी, उनके डिसीजंस पर भी अपनी राय देने लग गए हैं। बहुत सारे लॉ चैनल्स हैं, लीगल चैनल हैं, बहुत सारे। तो ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिफमेशन, यानी हमारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जुडिशरी का कोई डिसीजन है उसको लेकर के अपनी ही राय देने लगते हैं, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले एक बड़ी संख्या होती है, तो उन्हें लगता है कि न्यायालय ही हमारे खराब है। तो यही, यानी सोशल मीडिया में जो न्यायालय की छवि खराब की जा रही है उसके दिए गए विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में, उस संदर्भ में यह आर्टिकल लिखा गया है कि न्यायालय की अवमानना का ध्यान सबको रखना चाहिए, अवमानना नहीं करनी चाहिए। और इसी रेफरेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवमानना का पूरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। और पढ़ेंगे इसे किससे, जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, गवर्नेंस और संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि से भी यह पॉइंट महत्वपूर्ण होता है। जीएस पेपर 2 में भी संवैधानिक नैतिकता पर प्रश्न आया हुआ है, जीएस पेपर 4 में भी। फिर इसके बाद आएंगे हम कोड ऑफ कंडक्ट। आज बड़ा अच्छा, कल हमने हारिस रऊफ का रेफरेंस लेते हुए आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स समझाया था, और कोड ऑफ कंडक्ट का एक एग्जांपल मैंने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र करते हुए समझाया था।
आज हम एक अगले कदम की तरफ पहुंच गए। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यह कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने कल कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था, उनके बीच की अवस्था है। और आप इसको सर्च करिएगा कि यह टर्म आप कहां सीख सकते हैं। इतना बारीक चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, ये दोनों के बीच की अवस्था है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चुनाव के समय जो चुनाव आयोग जारी करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बिहार चुनाव के संदर्भ में। बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस पर 2022 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी धड़ाम से आपसे पूछा हुआ, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच की अवस्था है, तीनों बहुत बढ़िया से समझाने जा रहा हूं। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और मॉडल कोड ऑफ, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी जो चुनाव आयोग जारी करता है। और फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर 2022 का जो प्रश्न है उसकी उपयोगिता के ऊपर पूछा गया, उसकी उपयोगिता पर भी हम लोग बातचीत करेंगे आज। यह विषय सोचिए यूपीएससी कितना जानदार है बच्चे। अगर आप लगातार 2 से 3-4 साल इन अखबारों को पढ़ते हैं तो आपको एहसास हो गया होगा कि सच में केवल कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो सारा का सारा यहीं से आता है। लेकिन नए बच्चे बेचारे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अगर उनकी स्वाभाविक है, उनके गार्जियंस स्मार्ट हैं तब तो वो समझ लेते हैं। अगर नहीं है या उनका जो भी सलाह देने वाला है अगर वो समझदार नहीं है तो फिर वो केवल कोचिंग करते हैं। आप स्वयं बताएं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम आपको लगेगा ये इंडियन पॉलिटी का विषय, और जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, ये तो अखबार है, करंट अफेयर्स है, ये कहां से समझ में आएगा। कितना सिंपल आपके मन में इस प्रकार का भ्रम डाल देना कितना साधारण है, कितना सिंपल है। आप स्वयं विचार करें, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी मैं बताऊंगा या कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स बता रहा हूं तो बेसिक क्लास में क्या इससे मैं कुछ अलग बता दूंगा? यानी जब आप मुझसे एथिक्स पढ़ेंगे तो क्या मैं ये जो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन वाला है या जो कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स जो एथिक्स में सिलेबस में है, तो वहां मैं कुछ अलग एग्जांपल डाल दूंगा, मैं वहां कुछ ऐसा पढ़ा दूंगा जो बेसिक होगा। हर एक अखबार में आप उठा करके देखिएगा, जब कोई टर्म आता है उस टर्म को एडिटोरियल राइटर वहीं स्पष्ट कर देता है। तो वो बेसिक तो मैं नहीं क्लियर करता हूं, वो एडिटोरियल राइटर ही क्लियर करता, चूंकि उसे पता है कि अगर मैं बेसिक नहीं क्लियर करूंगा कि अवमानना क्या है, तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर न्यायालय की अवमानना हो रही है, बट कोई भी, आपने यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं, कोई भी पाठक जो अखबार पढ़ रहा है वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड हो सकता है इंडियन पॉलिटी वो जानता ना हो, अवमानना उसे पता ही ना हो, बस केवल उसने कभी नाम सुना हुआ हो, कोई बिजनेसमैन इसको पढ़ रहा हो तो वो अवमानना बताएगा कि अवमानना क्या होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखें, ये जो IQIP की क्लास है, अगर आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार है और अगर आप प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी के साथ हैं, इसी IQIP ऑप्शनल और प्रीलिम्स के दम पर मैं रिजल्ट मैंने किए हैं। जो बच्चे आंख बंद करके फॉलो किए, यानी बिना क्वेश्चन उठाए उन्होंने अच्छा किया, या वो इंटरव्यू दे रहे हैं या वो सिलेक्ट हुए हैं, आप सबको ये सारी चीजें पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और एकदम से पॉजिटिव रहना है। कल हमने ब्लैक होल के छोटे छोटे टुकड़ों की बातचीत की थी, मर्सेल्स उन्हें बोलते हैं, उनके मिलने की बात की थी। आज उसी मिलने को लेकर के हम जो महान वैज्ञानिक रहे हॉकिंग्स, उनके नियम से इस प्रकार की घटनाओं को जोड़ेंगे। जब दो बड़े ब्लैक होल मिलते हैं तो आप सबको पता है कि जैसे आप भी समझिए ब्लैक होल ही तो है। कभी आप ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आप एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई आपसे आकर के टक्कर मार गया? भाई देखो, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं फिजिकल, अपने पर्सनल, कि आप किसी से टकरा गए, ऐसा ना हो कि कभी कोई गाड़ी बाइक टकरा जाए चुकी हो। तो मान लीजिए आप इधर से निकले अपने स्कूल कॉलेज में, कोई इधर से निकला अपने स्कूल कॉलेज में और तलाक टकराए। तो टकराने के बाद ऑनेस्टी से, अगर कोई बच्चा कभी टकराया हो तो टकराने के बाद आप मुझे ऑनेस्टी से बताइए, ऐसा नहीं लगता कि तारे दिख रहे हो? तारे दिखे कि नहीं किसी को? हल्की सी टक्कर, मैं कहता हूं कि किसी से ना टकराए, दीवार में जाके टकरा गए तो भी तारे दिखे, मुझे तो भाई दिखे।
तो ये जो तारे दिखते हैं, यही आज का यहां का टॉपिक भी है कि मेरे प्यारे बच्चों, जब दो ब्लैक होल ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और विचरण करते करते जब वो टकराते हैं, तो जैसे हमारा हृदय धड़कता है ना, ऐसे ही वह यूनिवर्स, वह जो हमारा अंतरिक्ष है, वो भी धड़क जाता है। और लिगो ने उनकी धड़कन को पहचाना है और यही विषय हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। और गुरुत्वीय तरंगे वगैरह ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, वही फिर से हम लोग प्रीलिम्स के लिए एक बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर लेंगे। बिल्कुल टकराता है तो ऐसे ही होता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आज के सारे विषय हैं जिन पर हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम आएंगे बिल गेट्स के जलवायु परिवर्तन संबंधी विचार भारत के विचारों से मेल क्यों खाते। इसका मतलब आज आप केवल बिल गेट्स के विचार नहीं जानेंगे, हम भारत की जो नीति है क्लाइमेट एडॉप्शन को लेकर के, वो बहुत अच्छे से आपको कराने जा रहे हैं। तो आपको आएगा मजा। तब तक आप यह न्यूज देखिए, मैं एक पीडीएफ डाउनलोड कर लूं। जितेंद्र कह रहे हैं कि चिंगारी दिखती है, बहुत बढ़िया। क्या दिखती है? चिंगारी। ठीक है बेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक फाउंडर बिल गेट्स ने क्या कहा है कि मानव सभ्यता क्लाइमेट चेंज से खत्म नहीं होगी, ऐसे में जरूरत है अडॉप्टेशन और रिजाइलियंस बढ़ाने की, यानी लोगों की हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने की। एक उदाहरण भी है कि भारत के ओडिशा राज्य ने जब 2019 के फेनी तूफान में पहले से चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाई थी, तो हजारों लोगों की जान बची। यह अनुकूलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार आप आंख बंद करके फेनी के बारे में सोचिए और उसको याद करिए कि यह अनुकूलन है। क्या है? यानी यह घटना क्या है बच्चों? यह घटना अनुकूलन है। ठीक है। सारे टॉपिक का टेबल यहां है ही है, आप देख सकते हैं पांचों का। अब हम लोग इसी विषय पर अपनी जर्नी को यहां से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक्चुअल में एडॉप्टेशन और दूसरी चीज जो है मिटिगेशन, ये एक्चुअल में क्या बलाएं हैं और इनके साथ जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है। अब हम अगर सिलेबस की तरफ जाएं तो सिलेबस देखते हैं। जीएस पेपर 3 मैंने पहले ही जिक्र कर रखा है शुरुआत में, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। संरक्षण, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एडॉप्टेशन और मिटिगेशन आपको पता होना चाहिए। आज एडॉप्टेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपदा मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के साथ गहरे स्तर पर जुड़ी हुई कि नहीं। तो चरम मौसमी घटनाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, ये सब क्या है? ये जितनी भी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं हैं, इन्हीं के कारण तो आपदा आती है। आज हम डायरेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात नहीं कर रहे, लेकिन एडॉप्टेशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर इसके बाद ऑब्वियस है भारत के हितों पर जो विकसित एवं विकासशील देश, तो अब जैसे विकसित यानी यूरोपियन यूनियन ने क्या लगाया? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबैम। तो स्वाभाविक है यहां पर यही हो रहा है कि ग्लोबल स्तर पर क्लाइमेट को लेकर के क्या थिंकिंग है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है उनकी क्या थिंकिंग है, भारत के थिंकिंग के साथ वो कैसे मेल कर रही है, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद जीएस पेपर 4 एथिक्स में मेरे प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय संबंधों और फंडिंग में नैतिकता। तो फंडिंग किसको दी जाए? एडॉप्टेशन को दी जाए या मिटिगेशन को दी जाए? पश्चिम की सोच कहां है? आप देख सकते हैं सीधा यहां भी जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी चर्चा मैं एडिटोरियल एनालिसिस के बाद करूंगा। एक बार प्रश्न आपके सामने रखता हूं। यानी 2024 में आपसे प्रश्न पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम है। और जैसे ही आता है वैसे ही एक ऐसे भी यहीं जिंदा हो जाता है
और वो है स्टेटमेंट है गांधी जी का कि इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता के लिए, पर लालच के लिए नहीं, यानी नीड के लिए है, पर ग्रीड के लिए नहीं, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब ये तो कह रहे हैं, यानी यूपीएससी का ये प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, इसको गहराई के साथ पढ़िए, भैया जीवन समाप्त हो जाएगा, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अब देखिए कितना बढ़िया इंटरलिंक हो रहा है, यानी ये प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो रहा है। तो क्या करिए, पर्यावरण और विकास के बीच संबंध बनाइए। लेकिन बिल गेट्स इसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं कि इससे जीवन समाप्त नहीं होगा। क्या मस्त कंटेंट है यार, मतलब यूपीएससी को पकड़ना, अगर आपको ये पीवाईक्यू रटे हो और आप अखबारों के साथ उसको जोड़ सकें तो मुझे लगता है यूपीएससी, मजा आया कि नहीं। बंदा कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पृथ्वी, उनका स्टेटमेंट है पृथ्वी समाप्त होने वाली नहीं, और इस स्टेटमेंट में कहा गया पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें एक नया एंगल सीखने को मिला कि नहीं भाई, समाप्त नहीं होगी, आवश्यकता है कि हम समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए एडॉप्टेशन की नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करें। और एडॉप्टेशन की नीतियां थोड़ी ऐसी हैं कि पश्चिम को सहायता करनी पड़ेगी पूर्व के देशों की। तो ये यूपीएससी की जो मजेदार चीजें ना बेटा, क्या बताऊं। फिर इसके बाद आता है भारत में नदी के जल का जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी नदियों के पानी को जो हमारे उद्योग खराब कर दे रहे हैं, प्रदूषित कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर कहा जाए कि इस समस्या से निपटने के लिए मिटिगेशन वाले उपायों तो मिटिगेशन यानी समन यहां है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मैंने क्यों लगाया, केवल इसलिए कि आज आपको ये बताऊं कि ये जो मिटिगेशन, एडॉप्टेशन, रिजाइलियंस, इस प्रकार के शब्द आते हैं ना, ये प्रश्नों की लैंग्वेज होते हैं, प्रीलिम्स के प्रश्नों की लैंग्वेज होते हैं, मेंस के प्रश्नों की लैंग्वेज होते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर होती है ना, तो फिर आप प्रश्न को, चाहे प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, यहां मैं मेंस का दिखा रहा हूं, लेकिन प्रीलिम्स में भी तो आपसे पूछ सकता है ना कि इनमें से कौन सा ऑब्लिक सी एडॉप्टेशन की नीतियों से जुड़ी है, कौन समन की नीतियों से जुड़ी है, इस प्रकार के प्रश्न। तो ये भी इससे कनेक्ट है, अभी सिखाऊंगा इसके बाद। फिर 2016 में अगर आप आकर के देखते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि जो जो बिग प्रोजेक्ट होते हैं उसके कारण से जो विस्थापन होता है उसको कैसे दूर किया जाए। तो एडॉप्टेशन के द्वारा ही उसे दूर किया जाता है बच्चों, वो भी हम सीखेंगे। और 2024 और उसके साथ साथ और भी ऐसे, जैसे वन वाला मैंने बताया, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो एक थिंकिंग की बात है कि अगर सभ्यताएं, यानी यह स्टेटमेंट, यह संकेत करता है कि सभ्यताओं से पहले सब कुछ जंगल था, सभ्यताओं ने जंगल को बेहतर किया, लेकिन सभ्यताओं ने जब जंगल को काटा और जंगल का नियोजन नहीं किया तो फिर उन सभ्यताओं के रेगिस्तान में बदलने में समय भी नहीं लगा। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से उदाहरण उठा करके देख सकते हैं। तो यह एक संकेत करता है कि विकास और विकास की प्रक्रिया में हमें यह ध्यान रखना है कि हम पर्यावरण के साथ मिल करके चलें। इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट इसका पर्यावरण वाला, जिस पर अभी मैं विस्तार से आप लोगों से बातचीत करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मॉडल क्वेश्चन, उसका आंसर हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो ये आ गया आपके सामने, ठीक है। तो बिल गेट्स साहब क्या कहते हैं, वही सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पर, एक बार मैं फिर से, कि वो कहते हैं कि तापमान नियंत्रित करना ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एकमात्र तरीका नहीं है। वो असली समाधान कहते हैं वो है एडॉप्टेशन और रिजाइलियंस और डेवलपमेंट के बीच का संबंध मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, पॉइंट इज क्लियर हो गया, एकदम से क्लियर, ठीक है। अब ये एडॉप्टेशन पर बातचीत करें, वही चीज यहां पर स्टेटमेंट में कही गई और ये हिंदी में आपको। अब इसके बाद अप्रोच, मीनिंग, की एग्जाम्पल और रेलिवेंस क्या है, मिटिगेशन और एडॉप्टेशन यहां पर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल में कहा गया है मिटिगेशन को पारंपरिक दृष्टिकोण, मेरे प्यारे बच्चों जरा समझिएगा। यानी कहा जाता है कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो पारंपरिक दृष्टिकोण है
वो मिटिगेशन का है, यानी समन का, जो आपके सामने लिखा हुआ। यानी पारंपरिक दृष्टिकोण में दुनिया का पूरा ध्यान एमिशन कट पर था, यानी मिटिगेशन का मतलब उत्सर्जन में कटौती करना। मेरे प्यारे बच्चों, उत्सर्जन कटौती था, एमिशन कट पर था। तो मिटिगेशन का मतलब होता है एमिशन कट। और पेरिस एग्रीमेंट 2015, जो अभी तक की क्लाइमेट पर सबसे अच्छी संधि समझौता एकॉर्ड माना जाता है, उसके अनुसार हमें तापमान को औद्योगिक पूर्व का जो स्तर था उसको ध्यान में रखते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना, इससे ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। तो जब यह कहा गया, पेरिस जिसको सबसे अच्छी संधि माना जाता है, कि हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है, 1.5, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न उठा कि ये जो रणनीति समन की है, क्या यह होलिस्टिक है या यह केवल टेम्परेचर कंट्रोल यानी तापमान नियंत्रण पर फोकस करती है? तो विद्वानों ने कहा, विचारकों ने कहा कि भाई यह केवल तापमान नियंत्रण की सोच है। इसमें यह मान लिया गया, क्या मान लिया गया, कि अगर कार्बन एमिशन घट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर बेटा? यानी अगर कार्बन उत्सर्जन घटा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे अगर हम यूरोप के देशों को देखें तो जैसे नॉर्वे हो गया, जैसे स्वीडन हो गया, इन्होंने कह दिया कि हम 2030 तक कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बन जाएंगे। और उन्होंने नहीं, हिंदुस्तान ऐसे देशों ने भी कहा 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ये है मिटिगेशन और उसका लक्ष्य, यानी वो कैसे प्राप्त किया जाता है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अब दूसरा आता है एडॉप्टेशन। इसको आर्टिकल में न्यू अप्रोच कही गई है, नया दृष्टिकोण कहा गया है। किस चीज के लिए? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। गेट्स क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि कभी भी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो समाप्त नहीं होती। आवश्यकता इस बात की होती है कि मानवता को हम परिस्थितियों के हिसाब से चलने का मार्ग दे दें, यानी जैसी परिस्थिति वैसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग लोग व्यवहार करना सीख जाएं। वो व्यवहार चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन का हो या वह व्यवहार उनकी प्राइमरी इकोनॉमी एक्टिविटी का हो, सेकेंडरी का हो, टर्शियरी का हो, उनके शहरों का हो या उनके गांवों का। ये कहना है बिल गेट्स का आज के इस आर्टिकल में, जब आप इस आर्टिकल को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी मानवता समाप्त नहीं होगी, पर उसे परिस्थितियों के अनुरूप हमें ढाल देना होगा। यह हो गया मिटिगेशन मेरे प्यारे बच्चों। यानी मिटिगेशन का अर्थ, मीनिंग क्या है और एडॉप्टेशन का अर्थ क्या है, दोनों को आपको समझना। मिटिगेशन मैंने बताया। अब हम आते हैं अनुकूलन। यानी अनुकूलन कहता है कि लोगों को इतना सक्षम बनाना कि वे जलवायु संकट का सामना कर सकें। जैसे मैं, इसको समझिएगा बड़ी गहराई से, जैसे मैंने आज आप लोगों को सुबह सुबह इस क्लास के जस्ट पहले आपके प्रीलिम्स फाउंडेशन वाले ग्रुप में क्या मैसेज किया, उसमें मैंने मैसेज किया कि आज से सभी बच्चे, क्योंकि उसमें सारे प्रीलिम्स कोर्स के बच्चे हैं, तो आप सबका टारगेट क्या है? वो वही है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन यानी कि 16 सितंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही, प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज है। तो अब आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यानी साइंस की क्लास में ले रहा था, मैं कंटेंट भेजता रहूंगा, आप रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे आधा एक घंटा। लेकिन अब हमारा पूरा फोकस होगा कि 16 तारीख को इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट है, जिसका हमने क्या क्या पूछा जाएगा वो भी दिया है, और फिर ज्योग्राफी के टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी दिया है, फिर इन्वायरमेंट के टेस्ट में, सॉरी मॉडर्न इंडिया के टेस्ट में क्या क्या दिया जाएगा, यानी कंप्लीट मॉडर्न इंडिया। अगर आप अभी उस पर फोकस करके और सब कुछ खा पी जाते हैं और 100% एक्यूरेसी, यानी अगर मान लीजिए हमने 100 क्वेश्चन दिया या 50 दिया, जितना भी, इससे कम तो होगा नहीं, तो हमने मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिया, तो 100 में आपने 90 कर दिया, 10 आपने छोड़ दिया, यानी एक आपने अपनी तरफ से एक भी गलती नहीं की। बाद में एक दो हो जाए वो अलग बात है,
किसी बच्चे ने 50 में 50 कर दिया, नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं हुई, या हुई तो एक या दो क्वेश्चन की हुई, तो इसको क्या बोलते हैं कि 24 मई के अकॉर्डिंग प्लस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन में आप लोगों को कराना आज से शुरू कर चुका हूं। तो वही यहां पर भी है, अनुकूलन का अर्थ है लोगों को इतना सक्षम बनाना कि वे जलवायु संकट का सामना कर सके। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की अगर वर्षा कम हो, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण या ज्यादा हो जाए, तो हम जिस एक फसल पर गेहूं और धान पर डिपेंड करते हैं, हम उससे अलग भी कोई फसल अपने पास रखें कि जो विपरीत परिस्थितियों में हमारी मदद कर सके और धीरे धीरे वो सामान्य फसल बन जाए। तो जलवायु संकट का सामना कर सके उसके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, यानी फसल का विविधीकरण किया जाए। तो फसल का विविधीकरण है एडॉप्टेशन। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए, यानी सुनामी आए उसके पहले ही लोगों को बता दिया जाए। आपदा चेतावनी प्रणाली, इसको तो मैंने विस्तार से आप लोगों को अभी हिमालय के रेफरेंस में भी कराया है कि हिमालय में भी इसको लगाना चाहिए। तीसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारा स्वास्थ्य का ढांचा बहुत मजबूत होना चाहिए और कूलिंग और हीटिंग की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे हमारे रिक्शा वाले बंधु, ऑटो वाले बंधु जो ऑटो चला रहे हैं, तो सरकार क्या करे, ऑब्वियस हीटिंग और कूलिंग के, सर्दियों में हीटिंग के सेंटर हो और गर्मियों में कूलिंग के सेंटर्स हो, जहां पर वो 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट आप रेस्ट कर सके। कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जाए। और इस एडॉप्टेशन की सफलता शुरुआत में ही कंटेंट में बता दी गई थी कि 2019 में ओडिशा का जो साइक्लोन फेनी था बहुत खतरनाक था, लेकिन राज्य सरकार ने पहले से चेतावनी जारी कर दी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, और 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। मौतें न्यूनतम रहीं। यह अनुकूलन का सबसे सटीक उदाहरण रहा जो हम यहां पर देख सकते हैं, मिटिगेशन और अनुकूलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? तो यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक, आप यह लिख सकते हैं कि अनुकूलन अपनाया जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट में जब भी लिखेंगे तो अनुकूलन को अब लिख दीजिएगा। अब आता है बेटा, गेट्स ने 3 तर्कों के आधार पर यह बात कहा। ऐसा नहीं कि उन्होंने उठाया और कह दिया और हमने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो तीनों पॉइंट है, उनका एक्सप्लेनेशन है और उनका इंप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों। तो गेट्स के 3 मुख्य तर्क क्या है? वो कहते हैं भैया जलवायु परिवर्तन गंभीर है, पहले में कह रहे हैं, बट उसका अंत नहीं है। ठीक है ना? जलवायु परिवर्तन गंभीर है पर यह सृष्टि को समाप्त नहीं करेगा। क्लाइमेट चेंज विल नॉट डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, इट विल टेस्ट आवर सिस्टम, यानी हमारे सिस्टम का परीक्षण कर रहा है। फिर वो एक उदाहरण देते हैं कि अफ्रीका में सूखे की स्थिति रहती थी, ड्रॉट की स्थिति रहती थी, और वहां पर उस सूखे की स्थिति में इजराइल की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, यानी ड्रिप सिंचाई अपनाई गई और वहां पर सूखे की समस्या का समाधान करने में बड़े स्तर पर कामयाबी मिली। मेरे प्यारे बच्चों, यही है अनुकूलन की सफलता। तो अनुकूलन क्या है, उसकी सफलता भी मैंने कई एग्जांपल्स के द्वारा आपको बता दी है, जिससे आप इसको बेहतर ढंग से कर सके। अब ये जो पहला वाला है, स्वाभाविक रूप से इसको जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर में आप कनेक्ट नहीं करेंगे कि भैया जहां पानी की कमी है, सूखा है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन, ये अनुकूलन का तरीका है। यानी जहां पर भी ड्रिप सिंचाई हो रही है वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA के कॉन्सेप्ट के तहत भी आती है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये सब कुछ भी ना है, आपसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पूछ ले तो भी आप उसमें डाल दीजिए। प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले कि भाई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला ड्रिप सिंचाई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का उदाहरण, अब समझे में नहीं आएगा, नहीं आ रही तो सूखे की स्थिति का समाधान कर रहा है, क्लाइमेट से इसका क्या रिलेशन है? तो क्लाइमेट से इसलिए रिलेशन है कि जो अब सूखे की बारंबारता, सीवियरिटी, गंभीरता बढ़ी, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज ही जिम्मेदार है। तो यूपीएससी ये है बच्चे, आपको अलग लेवल पर चलना पड़ेगा। फिर दूसरा आता है, टेम्परेचर टारगेट्स आर नॉट द ओनली मेजर, यानी तापमान यार लक्ष्य है, समाधान नहीं। कहते हैं कि हम टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस, ये सिंबॉलिक रूप से अच्छे लग रहे, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से अच्छे नहीं है।
वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को गरीबी से, भूख से, बीमारी से नहीं निकालते तो तापमान घटा लीजिए, जीवन कभी बेहतर हो नहीं पाएगा। तापमान घटा लीजिए, जीवन कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं कि भारत के गरीब वर्ग पर हीट वेव का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में असर होता है, हीट वेव का, क्योंकि उनके पास ना कूलिंग सिस्टम है, ना स्वास्थ्य सुरक्षा है। तो वो कहते हैं कि अगर उनको हम कूलिंग सिस्टम देंगे, हेल्थ सिक्योरिटी देंगे, तो ये होगा विकास का अनुकूलन। तो आपको अनुकूलन करने की आवश्यकता। फिर वो, अब आप सोचिए इस पॉइंट को क्या आप हेल्थ, पॉवर्टी, वेलफेयर स्कीम इन सब के साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो ये सारी बात। और फिर वो कहते हैं डेवलपमेंट इज द बेस्ट डिफेंस, विकास ही सबसे बड़ी रक्षा है। यानी हर चीज की, हर मर्ज की दवा विकास। आप अपने आसपास देखिए, अगर किसी ने आपके आसपास बेहतर मेहनत करके, पॉजिटिव रह करके अच्छा काम किया होगा, तो पहले वो, उसके घर में शायद पंखा भी ना होता हो, आप सबके घर का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन उसके घर में पहले एक फैन आया होगा, फिर कुछ समय के बाद उसके घर में कूलर आया होगा, फिर आज उसके घर में एसी लगे होंगे। क्या ये डेवलपमेंट आपने अपने घर परिवार आसपास देखी है कि नहीं देखी? मुझे बताएं। तो अगर आपने देखी है तो वही कह रहा है, डेवलपमेंट इज द बेस्ट डिफेंस। मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर समाज शिक्षित, स्वस्थ और संपन्न होगा तो वह हर आपदा को झेल सकता है। और सरकार को इसको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भारत की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तीनों जलवायु के साथ साथ मानव विकास को भी सशक्त बनाते हैं। ये स्कीमें एडॉप्टेशन के अंतर्गत ही आती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे कभी प्रश्न पूछे कि गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा कैसे एडॉप्टेशन चल रहा है, तो क्या आपको मैंने हल्का सा 2-3 पॉइंट पकड़ा दिया, और इतना ही मेंस लिखने के लिए काफी होता है, क्योंकि इससे ज्यादा आप याद ही नहीं कर सकते। आपकी एक क्वालिटी होनी चाहिए एनालिसिस की, इधर का पॉइंट उधर, उधर का पॉइंट इधर आप कर सके। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये सारी बातें हो गई। अब आता है इनके इस विचार से क्या हो जाएगा। अब कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जो अब इसको क्रिटिसाइज यानी इसकी आलोचना करना भी लोगों ने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वैज्ञानिक समुदाय, उसको डर है कि गेट्स के विचार से एमिशन रिडक्शन पर यानी मिटिगेशन वाले हिस्से पर ध्यान कम हो जाएगा, और फिर इनका विरोध हुआ। कई लोग हैं जिनका आर्टिकल में नाम भी है। एक है माइकल मैन, मैं लिख रहा हूं, माइकल। वो कहते हैं कि प्लेनेट को रिबूट नहीं किया जा सकता। जैसे आप कंप्यूटर बंद कीजिए फिर ऑन हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि एक बार अगर प्लेनेट खत्म हो गया फिर इसको आप शुरू नहीं कर पाएंगे। इसलिए फाजिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों को जलाना बंद करो। इसी प्रकार से कैथरीन हायो हैं, जो मिटिगेशन को बहुत सपोर्ट करती हैं, कि क्लाइमेट चेंज एक अलग समस्या नहीं है, बल्कि हर समस्या की जड़ में यही है, ऐसा उनका कहना है। और उदाहरण के लिए स्वाभाविक रूप से उनका तर्क है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से अफ्रीका और भारत मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। ये उसी से हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आलोचना भी हो रही, लेकिन फिर भी ये देखिए, गेट्स की आलोचना हो गई, और उसके बाद बट इसकी व्यावहारिकता क्या है? यानी अब तो आलोचना हो गई, लेकिन अब इसकी व्यावहारिकता क्या है? व्यावहारिकता का मतलब इनके पीछे के जो तर्क हैं, यानी अब हम गेट्स के विचारों की व्यावहारिकता देखने जा रहे हैं। यानी वाई एडॉप्टेशन अपील्स टू डेवलपिंग नेशन, हम लोगों को यह अपील करता है, यानी हम लोगों को एडॉप्टेशन ज्यादा सुहाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस यार, क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की स्थिति, लेकिन ग्लोबल एमिशन घट नहीं रहा। आप देखिएगा डेटा दिया, जो टारगेट रखे जा रहे हैं वो टारगेट अचीव नहीं रहे। कुछ दिन पहले मैंने, आप लोग याद होगा, कराया था कि नहीं कराया था, ब्राजील के बेलम में जो बैठक होने वाली COP30, उसके पहले एक आर्टिकल कराया था कि नहीं, कि भैया जो हमने पेरिस क्लाइमेट समिट के तहत लक्ष्य रखे थे, NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन,
उसका जो टारगेट था उस टारगेट से बहुत ही कम अचीव हुआ। कराया था कि नहीं कराया था, याद आया? तो वही चीज है कि भैया वैश्विक रूप से देश उत्सर्जन घटा नहीं रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बनी है, तो अडेप्टेशन पर फोकस कीजिए। मैंने आपको कराया था वही आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2030 तक 43% एमिशन घटाना है। तो ये असंभव सा लक्ष्य कहां घट पाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। और एक और साइंटिफिक ट्रूथ है कि कार्बन डाइऑक्साइड सदियों तक वातावरण में रहती है, इसलिए भले आज नेट जीरो हो जाए लेकिन बाद में फिर वो दिखने लगेगा अगले दशकों में। इसलिए बिल गेट्स कहते हैं कि आप वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां पर इमीडिएट तुरंत रिजल्ट दिखे, और वह है एडॉप्टेशन। यह बात वो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बिजली चमकती और लोगों की मृत्यु हो जाती। तो भारत के मौसम विभाग आईएमडी ने क्या किया, लाइटनिंग अलर्ट सिस्टम बना दिया। अब यह भारत में लगभग साल भर में 3000 लोगों की जान बचा लेता है। यह क्लाइमेट एडॉप्टेशन का प्रत्यक्ष लाभ है कि जो भी आपदाएं हो रही उसका मैनेजमेंट आप पहले से कर लें। आई होप आप समझ गए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसका भी एक उदाहरण हो गया, और कैसे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का यह एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद यहां पर आया है कि इंडिया की जो क्लाइमेट फिलॉसफी है वो भी इसी बात पर केंद्रित है कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट एडॉप्टेशन। इकोनॉमिक सर्वे 2024 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 2 साल पहले ही हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, और भारत स्पष्ट रूप से कहता है कि हम विकास करेंगे और विकास के साथ साथ एडॉप्टेशन की नीतियों को ले आएंगे। और फिर हमने जैसे लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, पीएम कुसुम स्कीम, ये सारी स्कीमें हमने तैयार की मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि केवल एक ही कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा से मानते हैं विकास महत्वपूर्ण है। ठीक है, और क्या क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस, डेवलपमेंट फर्स्ट, एनर्जी ट्रांजिशन, इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां यह भी बता दिया गया कि वाई इंडिया एंड गेट्स अलाइन, यानी हम कैसे एक हैं। तो हमारा फोकस किस पे है, ठीक है ना, बिल गेट्स जो कहते हैं इंडिया की पॉलिसी उसको फोकस कर रही है। अब इसके बाद यहां पर दिया गया चीन का मॉडल। चीन ने 1990 के बाद 4 गुना उत्सर्जन बढ़ाया, 4 फोल्ड। पर उसने उत्सर्जन बढ़ाने के साथ क्या किया, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और अपने देश के डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में तेजी लाई। अब जब वह रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व का लीडर है तो वह सबसे तेजी से डीकार्बोनाइज कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी चीन आज दुनिया की जो टोटल सोलर कैपेसिटी है उसका लगभग आधा उत्पादन अकेले करता है। इससे क्या सिद्ध होता है चीन के इस ग्रोथ से, कि पहले समृद्धि यानी पहले विकास लाओ फिर उत्सर्जन में कटौती संभव है। बहुत महत्वपूर्ण है, यानी विकास ही समस्त समस्याओं का समाधान है, यानी विकास ही एडॉप्टेशन है। तो चाइना ने पहले उत्सर्जन किया, जबरदस्त किया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे वो उत्सर्जन को रोक रहा है, आप देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि बिल गेट्स का जो दृष्टिकोण है वो विकास, स्वास्थ्य और अनुकूलन, इन तीनों को एक साथ लेकर चलता है। डेवलपमेंट करिए, हेल्थ को बेहतर कीजिए, एडॉप्टेशन की रणनीतियों पर काम कीजिए। और भारत के लिए यह दृष्टिकोण स्वाभाविक है क्योंकि उसकी नीति सदैव यही रही है कि विकास और पर्यावरण, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट विरोधी नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जब भी आप पढ़े, सतत विकास पर, तो उसके बारे में हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा
कि सस्टेनेबल ग्रोथ यानी धारणीय जो वृद्धि है, समृद्धि है, इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग डेवलपमेंट। यह विकास को रोक देने के संदर्भ में नहीं है, इट्स अबाउट रिफाइनिंग इट फॉर द प्लेनेट्स सर्वाइवल। यानी विकास को हमें इस प्रकार से रिफाइन करके चलना है कि जिससे हम पर्यावरण का संरक्षण भी करें और मानवता को बचाएं। जैसा कि यूपीएससी ने एथिक्स के पेपर में पूछा था, ऐसी फेजिबल स्ट्रेटजी बनाइए जिससे हम विकास भी करें और पर्यावरण को नुकसान ना हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो जो गेट्स का शिफ्ट है उसको एक वर्ड में अगर आप कहना चाहें तो बड़े अच्छे से कह सकते हैं और उसको आप याद भी कर लीजिएगा बच्चों। रियलिज्म इन क्लाइमेट पॉलिसी, यानी कि जलवायु नीति में वास्तविकता। रियल जीडीपी पढ़ते ना, तो वही है ये जलवायु नीति में, जो मतलब इनका जो विचार है वो यथार्थवाद है। ठीक है, तो यथार्थवाद किस में? पर्यावरण की नीति में। तो पर्यावरणीय नीति का यथार्थवाद है बिल गेट्स का यह स्टेटमेंट। भैया देखो, सच्चाई यही है और इनके अनुरूप मिटिगेशन क्या है? एक आदर्श है। इंडिया का जो स्टांस है, यानी तो आप बताएंगे विकास, बट विकास जवाबदेही के साथ, यानी पर्यावरण संरक्षण के साथ। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं यह टॉपिक आपके सामने क्लियर हो जाता है। मजा आया बच्चों? ठीक है, मजा आया? अब आता है यानी टॉपिक खत्म और फिर ये पूरा हिंदी में भी है। ठीक है ना? तो फिर इसके बाद अब आप पीछे आए इन क्वेश्चंस के ऊपर, यानी जो IQIP के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं बिल गेट्स का। अब अगर इस पहले क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ें, तब मैं फिर एक बार आप पढ़िए जिससे रिकॉल हो जाए। तो यानी बिल गेट्स का पूरा लेख किस चीज पर केंद्रित है? मानव केंद्रित विकास के परिणामों को वह बहुत रियल ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि विकास रुक भी नहीं सकता। वो यही तो कहते हैं डेवलपमेंट इज नॉट रॉन्ग। वो कहते हैं कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रॉन्ग। वही यहां भी कह रहा, अगर ऐसा करेंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा प्रश्न में कहा गया। तो यह प्रश्न एथिक्स और एनवायरनमेंट दोनों से जुड़ा हुआ है। और गेट्स का जो तर्क है कि नैतिक दृष्टि से हमें यानी विभिन्न देशों को एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी चाहिए। तो ये जो कह रहा है ना, आप इसे कैसे समाप्त करेंगे? तो इसमें आप यही लिखेंगे, एडॉप्टेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की संकल्पना से, एडॉप्टेशन और साझा जिम्मेदारी की संकल्पना से। तो आप विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट और एक शब्द और जो आर्टिकल में डिस्कस है कि रैपिड डेवलपमेंट विद रिजाइलियंस, यानी रैपिड डेवलपमेंट, तीव्र विकास कीजिए लेकिन रिजाइलियंस, विकास पर्यावरण को ध्यान में रख करके हो। यही संतुलन का रास्ता है, यही समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन का एकमात्र रास्ता है। तो आप 2-3 पॉइंट यहां पर डाल सकते हैं। मजा आ गया बच्चे? फिर इसके बाद अब मिटिगेशन पर प्रश्न आया हुआ। तो मिटिगेशन अब आपको समझ में आ गया। तो लेख में आपको मैंने विस्तार से मिटिगेशन और एडॉप्टेशन की बहस कराई है और यह प्रश्न मिटिगेशन से जुड़ा है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा, जहां समाधान मिटिगेशन में क्या होता है, उत्सर्जन या प्रदूषण को घटा दो, इस फिलॉसफी पर मिटिगेशन काम करता है। और नदी प्रदूषण भी इंडस्ट्रियल एमिशन ऑफ इफ्लुएंस का ही रूप है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि ठीक है, समन उपाय, यानी आप यहां लिखेंगे कि समन उपाय ठीक है, लेकिन सरकार की नीतियां भी इसके लिए हैं, लेकिन साथ साथ एडॉप्टेशन भी हमें यहां लाना पड़ेगा। तो लेख क्या कहता है कि केवल मिटिगेशन से काम, नदियों को आप साफ नहीं कर पाएंगे, हमें एडॉप्टेशन या रिजाइलियंस पॉलिसी चाहिए। जैसे जल को शुद्ध करने की तकनीकें, ये क्या है? एडॉप्टेशन है या रिजाइलियंस है।
ठीक है। इसके अलावा हमें जल रिसाइकलिंग के प्लांट यानी जल पुनर्चक्रण के संयंत्र, इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जब ऐसा करेंगे तो नदियां और साफ हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें कह रहा था सरकार क्या कर रही, तो आप सबको पता है, नमामि गंगे, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के जो भी नियम कानून है, गंगा एक्शन प्लान है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बहुत सारे आर्डर्स आप समझ सकते हैं। और ये जो भी भारत सरकार कर रही है वो मिटिगेशन प्लस एडॉप्टेशन दोनों का मिश्रण है, आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस निबंध के ऊपर हम लोग आते हैं। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं रेगिस्तान, उसके बाद। यह कथन क्या बताता है? यह कथन यही बताता है कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य खो देता है तो सभ्यताएं खत्म हो जाती। बिल गेट्स का लेख यही चेतावनी तो देता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो जीवन और संतुलन या जीवन का संतुलन समाप्त हो जाएगा। पर अगर हम साथ में यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ में नंबर 1 एडॉप्टेशन, नंबर 2 री एफॉरेस्टेशन यानी फिर से वन लगाएं, और रिजाइलियंस पर ध्यान दे तो जंगल बचे रहेंगे और रेगिस्तान नहीं आएंगे। क्या ये पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। फिर एक प्रश्न था कि फॉरेस्ट यानी वन आर्थिक उत्कृष्टता के सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न यही कहता है ना कि प्रकृति आधारित अर्थव्यवस्था, नेचर बेस्ड इकोनॉमी ही लॉन्ग टर्म समृद्धि लाती है। गेट्स के विचार भी यही है कि चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, हमें सभी सेक्टर में विकास को बेहतर ढंग से फोकस करना। इंडिया का लाइफ मिशन, पीएम कुसुम, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब दिखाते हैं कि आज सरकार भी इकोलॉजी और इकोनॉमी को जोड़ करके चल रही है। आई होप आप समझ गए। ठीक है, मजा आ गया? एक बार सच्ची सच्ची बताइए, दिल खुश? अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अनुकूलन अब एक द्वितीयक स्तंभ नहीं है बल्कि जलवायु लचीलेपन की आधारशिला है, क्लाइमेट रिजाइलियंस का बेस है। क्या? अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? मजा आ गया? पढ़िए। बिल गेट्स की हालिया जलवायु स्थिति और भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं, यानी जो वो कह रहे हैं, और बिल गेट्स और भारत की नीतियां दोनों कैसे एक ही बात कह रही हैं। तो प्रश्न परिचय, अनुकूलन केंद्रीय क्यों बन गया? क्योंकि भाई समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। अगर हम केवल समन पे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल गेट्स ने समन का विरोध, उन्होंने समन का कहीं विरोध नहीं किया बच्चों, बट उन्होंने समन की सीमाएं बताई, तो उन्होंने कहा भैया कुछ और कर लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। फिर एक बेहतर सा निष्कर्ष। कैसा लगा बबुआ? अब आता है भारत के नियामकीय ढांचे का खाका। यह टॉपिक एक बार जरा आप देखिए, यानी आज का दूसरा टॉपिक आ जाता है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जरा इस न्यूज को आप पढ़िए। शब्द है, अच्छा ओके, तो टेस्ट सीरीज के बारे में आप सबको सारी चीजें पता है भाई। टेस्ट सीरीज बहुत कुछ है, अगर इसको आप लोग अपनाते हैं तो समझिए लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और इस बार बहुत पहले स्टार्ट कर देगी, उसके पीछे रीजन है क्योंकि रिजल्ट आपका है नहीं, तो रिजल्ट बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज जिनको भी 2026 निकालना है, आप सब जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत साइंटिफिक है, बहुत बहुत ज्यादा प्लान्ड है और मजा आ जाएगा। ठीक है, आप सब इसका हिस्सा जरूर बनिए। थैंक यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बाप रे, बड़ा ऐड है। ये क्या हो रहा भाई? आज इतनी इसमें लगा हुआ कि डिस्कार्ड।
ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा, इसमें एक ही टॉपिक चिपका पड़ा। ओके ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भारत सरकार के समक्ष एक नया विचार प्रस्तुत हुआ है कि गवर्नेंस रिफॉर्म जीएस पेपर 2 का अगला चरण केवल नीतिगत नहीं बल्कि डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऑब्वियस से डिजिटल हो रही, तो डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमें बेहतर करना है। और ये कहा गया है, भारत सरकार को प्रपोजल है कि एक रेग स्टेक यानी रेगुलेटरी स्टेक बनाना चाहिए जो देश के नियम कानून को पूरी तरह डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट बेस्ड बनाए और इसके माध्यम से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो। तो ये बड़ा मजेदार है। बट स्वाभाविक रूप से इतना पढ़ने के बाद मैं आप सबसे पूछना चाहूं तो आप कहेंगे सर बहुत सी चीजें उड़ गई हैं, दिमाग में आ नहीं रही हैं, क्या ऐसा सत्य है? तो अब इसको थोड़ा सा समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले देख लूं कि किस किस पार्ट के साथ कनेक्टेड है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस आपके सामने, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ ये सीधे सीधे कनेक्टेड है। ई गवर्नेंस के साथ ये सीधे सीधे कनेक्टेड है। और ऑब्वियस है जीएस पेपर 4 एथिक्स प्रोबिटी इन गवर्नेंस भी लाएगा और लोक प्रशासन में नीति शास्त्र की स्थापना भी करेगा ये, और इन सब के माध्यम से समावेशी विकास लाएगा और जीडीपी को भी बड़ा करेगा। और ऐसे में यह एक इनोवेशन है। इनोवेशन और नवाचार क्या करेगा? आर्थिक समृद्धि लाएगा और उसके साथ साथ सामाजिक कल्याण भी सुनिश्चित करेगा। प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा कि ये आपको समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि मैं समझाने जा रहा हूं, जिससे लेक्चर के बाद आपसे कहूं कि भैया समझ में आया, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आया। ठीक है ना? तो गवर्नेंस पर ऑब्वियस है आपसे प्रश्न पूछता, और प्रश्न की आप जो भी स्थिति देखिए सब में एक ही चीज आपको मिलेगा कि यानी हम कैसे गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव बना सके। हर प्रश्न में आप देख सकते हैं, चाहे वो डिजिटल रेवोल्यूशन पर प्रश्न पूछे, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर पूछे, आप देख सकते हैं। यानी हर एक प्रश्न में गवर्नेंस पर जो पूछा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी कैसे लाई जाए, और सरकारों को रेस्पॉन्स या विभागों को कैसे रेस्पॉन्सिव बनाया जाए कि जो भी उनकी ड्यूटी उसको बेहतर ढंग से निभा सके। तीनों प्रश्नों में यही चीज है। तो यही यानी प्रशासन को या शासन को सुशासन में बदलने के लिए हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, और जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, रेगुलेटरी स्टेक यानी रेग स्टेक। अब इस रेग स्टेक तक पहुंचने के लिए आपको और हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये आगे हिंदी में भी है। अब आ जाता हूं, एक टॉपिक इंग्लिश में दिखाया, अब एक हिंदी में आ जाते हैं। तो भारत के नियामक यानी रेगुलेटरी स्टेक के लिए एक खाका, जिससे शासन में लोग अपना विश्वास बनाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज सोचिए, आपके आसपास छोटे दुकानदार तो होंगे, जहां से जो परचून की दुकान होती है ना, है कि नहीं? आपके आसपास है परचून की दुकान। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर किसी छोटे दुकानदार को अपनी दुकान का लाइसेंस लेने के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े, तो क्या वो बेचारा अपनी आजीविका सही ढंग से चला पाएगा? छोटा दुकानदार। आप कहेंगे नहीं सर, अगर वो दुकान का शटर गिरा करके और जा करके ऑफिसों के चक्कर एक महीने लगाएगा तो उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो आप क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे कि सर, जो छोटे दुकानदार हैं, अगर उनको अपनी दुकान चलाने के लाइसेंस चाहिए और उन्हें कई दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि वह अपने मोबाइल पर ही एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करे, उसको भरे या किसी से डाउनलोड कराए, भरवाए,
फीस भरे और अप्रूवल ऑनलाइन ही मिल जाए, तो क्या यह प्रशासन में भरोसे को बढ़ाएगा और दुकानदार का प्रशासन पर विश्वास ज्यादा बढ़ेगा? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसा होगा। और जब जैसे ही ऐसा होगा, इससे सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में सहयोग बढ़ेगा और शासन सुशासन की तरफ जाएगा। चूंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, सुशासन के जितने भी पिलर्स, उसमें एक महत्वपूर्ण पिलर है सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में सहयोग। यही काम करेगा जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेटरी स्टेक यानी रेगिस्टेक। यानी जो भी, जैसे किसी व्यक्ति को लाइसेंस चाहिए, तो अब उसे ऑफिसों के चक्कर लगा करके भूल भुलैया में नहीं फंसना है, वह ऑनलाइन ही सब कुछ एक क्लिक पर कर पाएगा। यही है रेगिस्टेक। लेकिन इस रेगिस्टेक को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको कुछ और स्टेक समझने पड़ेंगे जो पिछले 10 सालों में भारत ने अचीव किया। एक है इंडिया स्टेक, एक है हेल्थ स्टेक, और तीसरा अब हम लोग जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रेग स्टेक, जो भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी नियम कानून को पूरी तरह डिजिटल बना देगा। तो ऑब्वियस है रेगुलेटरी स्टेक पर हम चलें, ठीक है ना। उसके पहले हमें यह समझना होगा, मैं हालांकि बहुत बार आपको समझा चुका हूं स्टैक क्या होता है। स्टैक स्टैक का अर्थ होता है एक के ऊपर एक रखी परतें। जैसे मैंने ये किताब, ये देख सकते हैं, ये किताब मैंने उस पीछे के लेक्चर में भी कराया था। यानी एक के ऊपर एक रखी परतें, किताबें एक के ऊपर एक रखी है क्या नहीं, बताइए आप। यानी लेयर प्लेस्ड वन अबव अनदर, एक किताब यहां, एक किताब यहां, एक किताब यहां, एक किताब यहां। यानी स्टैक का अर्थ होता है एक के ऊपर एक रखी परतें, जैसे किताबों का ढेर या ईंटों का ढेर जो मजदूर भाई अपने सर पे लेके चलते हैं। अब इसी का डिजिटल दुनिया में क्या अर्थ है? डिजिटल दुनिया में इसका अर्थ है ऐसी डिजिटल परतें। क्या है स्टैक का? ऐसी डिजिटल लेयर्स, ऐसी डिजिटल परतें जो मिलकर 1 2 3 4 या आपस में मिलकर के लेयर्स, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, एक पूरा सिस्टम बना देती। यानी जैसे आप इसको कल्पना कीजिए, आपके घर में 4 माले हों, तो पहले माले पर एक आप लोग रहते हो, दूसरे पर आपका खाना बनता हो, तीसरे पर आपका जिम हो या खेलने का हो, चौथे माले पर आपका स्विमिंग पूल हो। तो आपकी हर एक चीज 4 फ्लोर में बन गई है। वैसे ही नागरिकों की सुविधा वाली सभी चीजें डिजिटली ऐसे ही लेयर में होंगी। पहले फॉर्म डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद उसको फिल करिए, सेकंड पे उसको आप अपलोड करिए, थर्ड पे एक अप्रूवल आएगा, ओटीपी आएगा, उसको आप डाल दीजिए, चौथे पे आपका लाइसेंस आपके हाथ में प्रिंट करके निकाल लीजिए। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। इसको और इस इजी ढंग से समझना चाहते हैं तो जब आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो कई परतें मिलकर काम करती हैं। मोबाइल से जब काम करते हैं आप तो कई स्टेक उसमें है, जैसे पहचान, आइडेंटिटी, आपका आधार या मोबाइल आईडी, बैंक अकाउंट लिंक, पेमेंट ऐप यूपीआई, सर्वर कौन होता है? एनपीसीआई, जो सारी सुविधा देता है। इन सब का एक ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं स्टैक, इंडिया स्टैक, मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए जब भी अब आप स्टैक शब्द सुने, हमेशा याद रखें कि यह एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम है जिसमें कई सरकारी और तकनीकी परतें मिलकर नागरिक को सुविधा देती हैं। और अभी तक हमारे पास 3 है, जिसमें से पहला है इंडिया स्टैक। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा है? इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक या आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, भुगतान यानी पेमेंट, और डॉक्यूमेंट, इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? अगर आपने यूज किया हो आधार, जो आपकी डिजिटल पहचान होती है, इसके बिना आपको सिम भी नहीं मिलेगा। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भी आपके पास हो, फोन ऐप, फोन पे, एयरटेल पे, जितने पे हो सकते हैं। तीसरा होता है डिजी लॉकर, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रखे होते हैं। चौथा होता है ई केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, यानी आपको पहचानना कि आप ही वह इंसान है जो इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें इसमें शामिल होती हैं इंडिया स्टैक में।
फॉर एग्जाम्पल आप सबने पेटीएम से या गूगल पे से या फोन पे से भुगतान किया ही होगा। तो जब आप पेटीएम या गूगल पे से भुगतान करते हैं या ई केवाईसी से बैंक खाता खोलते हैं तो आप उस समय अनजाने में, आपको नाम नहीं पता लेकिन आप इंडिया स्टेक का उपयोग कर रहे हैं। इसका लाभ क्या होगा आप देख सकते हैं। लाभ होगा कैशलेस इकोनॉमी, नकदी रहित अर्थव्यवस्था, पारदर्शिता और तेजी, और ऑब्वियस है सेवा वितरण में एक रेवोल्यूशन आएगा जिससे जनता और ज्यादा शासन के साथ कनेक्ट होगी। दूसरा होता है हेल्थ स्टेक। हेल्थ स्टेक में क्या क्या है यह आप सबको पता होगा, प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है कि जो हेल्थ स्टेक है यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत बनाया गया एक इंफ्रा है, एक ढांचा है जो नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटली कनेक्ट कर देता है। इसमें क्या क्या है, डिजिटल हेल्थ आईडी है, यानी हर नागरिक की अपनी स्वास्थ्य पहचान संख्या है। दूसरा डेटा रिपोजिटरी है, यानी अस्पताल, डॉक्टर और बीमा कंपनियों के लिए एक साझा डेटा का प्लेटफॉर्म है। तीसरा हेल्थ एनालिटिक्स, यानी रोग और क्षेत्रवार स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाने की सुविधा भी इस हेल्थ स्टेक में है। आप कहेंगे सर ये तीनों बातें आपने बता तो दी, लेकिन मैं इसको समझूं कैसे। हम कहें मान लीजिए दिल्ली में किसी मरीज का इलाज हुआ और वो चेन्नई चला गया, तो वहां का डॉक्टर उसका पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकता है। यही है हेल्थ स्टेक, दैट्स इट। उसका सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। अब रेगुलेटरी स्टेक पे आते हैं जो यहां पर आपका टॉपिक बनता है। तो ये क्या करेगा, जो हेल्थ में हो रहा था अब वही शासन में हो जाएगा, गवर्नेंस में। यानी ये गवर्नेंस या शासन की रेगुलेटरी प्रोसेस, जैसे लाइसेंस अगर आपको किसी चीज का लेना हो, कोई अनुमति लेनी हो, कोई सर्टिफिकेट लेना हो, प्रमाण पत्र, उन सबको डिजिटल रूप में एकीकृत करने की योजना है। इसका उद्देश्य सरकार और नागरिक के बीच भरोसे पर आधारित एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन बनाना। ठीक है ना, आई होप आप समझ सकते हैं। और इसका जो पूरा मुख्य विचार है वो यही है कि भरोसे को भी डिजाइन किया जा सकता है। भरोसा मतलब नागरिकों का भरोसा, और उससे डिजाइन किया जा रहा है इसी रेग स्टेक के माध्यम से। क्यों, क्योंकि अगर रेग स्टेक हम लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नागरिक हैं, जो शासन, उनके बीच में गहरा संबंध बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो रेग स्टेक भी सेम वैसे ही काम करेगा जो मैंने व्यापारी वाला एग्जांपल दिया। मान लीजिए कोई व्यापारी दुकान का लाइसेंस लेना चाहता है, वह रेग स्टेक पोर्टल पर आवेदन करेगा, दस्तावेज अपलोड करेगा और आवेदन ऑटोमेटिक रूप से संबंधित विभाग तक जाएगा। वह हर स्टेज पर अपने आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देख सकेगा। जैसे अमेजन का आपका कोई डिलीवरी आता है तो पता रहता ना कि निकल चुका है, शिप हो चुका है, यहां पहुंचा है। ना रिश्वत देनी पड़ेगी, ना किसी बिचौलिए की जरूरत होगी, ना फाइलें गायब होंगी। तो रेग स्टेक क्या करेगा, गुड गवर्नेंस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के लिए ये टॉपिक जबरदस्त रूप से महत्वपूर्ण, इसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और एक मॉडल क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। सब बच्चों को समझ में आ गया। तो रेगुलेटरी स्टेक के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस अनुपालन को एक भूल भुलैया से दर्पण में बदल सकता है। भूल भुलैया यानी स्पष्ट कीजिए कि प्रस्तावित नियामक स्टेक भारत में विश्वास आधारित, पारदर्शी और कुशल प्रशासन को कैसे बढ़ावा देगा। अगर डायरेक्ट आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, गुड गवर्नेंस पे कुछ भी लिख रहे हैं उसको यूज कीजिए। फिर आता है भारत में न्यायालय की अवमानना किसे माना जाता है। जरा एक बार फटाफट आप न्यूज पढ़िए। ठीक है, हालांकि सारी चीजें इसमें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहां पर बता देता हूं। चलिए मैं इसको अपने ढंग से बता देता हूं, उसी ढंग से जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आप इमेजिन कीजिए कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो और जिसमें कोई प्रसिद्ध व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज को बायस्ड या करप्ट कहता है। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, हजारों लोग उस पोस्ट को शेयर करते हैं। वो हजारों लोग भारत के बाहर के एलिमेंट भी हो सकते हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, मीम बनाते हैं और अदालत की छवि पर सवाल उठाते हैं। अब आम जनता पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, वो तो चालाक है नहीं। तो आम जनता का भरोसा ही न्यायपालिका पर से उठ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हां सर। और अगर भरोसा उठ जाएगा तो फिर न्याय की संकल्पना कमजोर पड़ जाएगी।
तो यही वह जगह है जहां आज का आर्टिकल खड़ा होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का सिद्धांत सामने आता है। ऐसा हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके विरुद्ध लगाना चाहिए, यहां पर चर्चा की गई। और ऐसा क्यों करना चाहिए तो बताते हैं, यानी इस आर्टिकल में भैया जो डेमोक्रेसी है उसके 3 पिलर हैं, जो अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। लोकतंत्र 3 स्तंभों पर खड़ा, लेजिस्लेटिव यानी जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करती है, और जुडिशरी जो कानून की समीक्षा करती है। अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो लोकतंत्र हिल जाता है। तो न्यायपालिका को अगर आप कमजोर करते हैं, इस प्रकार से उसकी छवि खराब करते हैं, तो लोकतंत्र हिलेगा कि नहीं। तो न्यायपालिका की जो पूरी ताकत है उसके विश्वास और उसकी गरिमा में है। इसलिए संविधान ने उसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का संरक्षक कहा है। यानी कि हमारी गरिमा को रक्षा करने का अधिकार तुम्हारे पास है, ऐसा संविधान न्यायपालिका को कहता है। और अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो स्वाभाविक रूप से समस्या रहेगी कि नहीं रहेगी। आप स्वयं बताएं, बोलो बच्चों। तो यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। और आप कहेंगे सर इसका संवैधानिक आधार क्या है, यानी प्रीलिम्स के लिए भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 129 आप लोगों को याद रखना है कि क्या अवमानना का कोई संवैधानिक आधार है। जी हां, भारत के संविधान में आर्टिकल 129 है। आगे सब विस्तार से दिया हुआ है जब आप सिलेबस में आएंगे तो, ठीक है ना। आर्टिकल 129, 19(1)(a), 19(2), आर्टिकल 215। तो आर्टिकल 129 सर्वोच्च कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो स्वयं अपने अवमानना करने वाले को दंड दे सकता है, यानी डायरेक्ट पावर। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। आर्टिकल 215 क्या कहता है, उच्च न्यायालय को भी यही शक्ति यह प्रदान करता है। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है कि भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, यानी आप अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सुप्रीम कोर्ट पर इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं कर सकते। यानी संविधान कहता है आर्टिकल 19(1)(a) की बोलने की आजादी है, लेकिन इतनी नहीं कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे, मेरे प्यारे बच्चों। और इसी को ध्यान में रखते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून 1971 में आया, मेरे प्यारे बच्चों। क्या आया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून आप देख सकते हैं। इस अधिनियम ने अवमानना को 2 भागों में बांटा। पहला बांटा सिविल कंटेम्प्ट यानी सिविल अवमानना, और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी आपराधिक अवमानना। तो सिविल अवमानना क्या है? सिविल अवमानना है कि जब न्यायालय का कोई ऑर्डर हो, कोई निर्णय हो, कोई निर्देश हो, उसकी जानबूझकर कोई अवहेलना करे, उसे बोलेंगे सिविल कंटेम्प्ट। जैसे दिल्ली में एक रियल एस्टेट कंपनी को आदेश दिया गया कि वह अवैध निर्माण रोके, पर उसने जानबूझकर काम जारी रखा अगर, तो यह सिविल कंटेम्प्ट होगा, मेरे प्यारे बच्चों। आपराधिक अवमानना क्या है? ऐसा कोई भी कार्य या वक्तव्य, यानी जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को नंबर 1 कम करे, नंबर 2 न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे, और नंबर 3 न्याय प्रशासन को बाधित करे, तो वह आएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति ट्वीट करता है और लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतली बन चुका है, तो यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत आता है, दूसरे वाले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब आता है कि भाई चलो संविधान में भी है, कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर कुछ डिसीजन भी दिए, क्योंकि आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर क्या क्या कहा। तो बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं, मेरे प्यारे बच्चों। ये सब तो हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद बोस 1952 में ही हुआ था, और इसमें कोर्ट ने कहा था न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा है तो कंटेम्प्ट पावर उसके लिए जरूरी, यानी वो स्वयं कह रहा है कि उसके लिए कंटेम्प्ट पावर आवश्यक है। फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2 केस और हैं, इन दोनों में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि यह न्यायपालिका की शक्ति है, जिसका
रक्षण न्यायपालिका, मतलब जो न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए है, सिंपल सी बात है। ये सारे केसेस आप यहां से देख सकते हैं। अब आता है सोशल मीडिया के युग में अवमानना। यहां पर बड़ा अच्छा, सोशल मीडिया के युग में अवमानना, कंटेम्प्ट इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। अब वही चीज जो मैंने शुरुआत में बताई, भैया आजकल तो कोई भी खड़ा हो जाए यार, हर एक व्यक्ति न्यायाधीश है, हर एक व्यक्ति दूसरे की पर्सनालिटी पर प्रश्न उठाने वाला व्यक्ति है, जबकि उस दूसरे व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तब भी ना सच जाने ना झूठ जाने और आप उस पर अटैक कर देते हैं। क्या यह सत्य है कि नहीं? इसीलिए सोशल मीडिया पर यूपीएससी ने कहा था ना, दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए अभिशाप भी हो जाएगा। आप चिंतन कीजिए। यानी हर कोई मोबाइल के माध्यम से न्यायाधीश, दूसरे के कैरेक्टर का असैसिनेशन करने वाला, तीसरा कुछ भी। आप सोचिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसा इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, और वो एक अपने शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट अगर आप देखिए, उस पॉडकास्ट में वो क्या क्या बातें कहते हैं, जिसका ना कोई सिर है और ना पैर है। वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पर्सनल लाइफ पे जाते हैं और जो उनकी दत्तक पुत्री हैं उनके बारे में कहते हैं कि ये इनके अपनी संतान है। भाई तुम्हें कैसे पता? आप चिंतन कीजिए। केवल इसलिए कि दो लोगों का संबंध है, इस आधार पर आप ये डिस्कशन सेट कर देंगे कि ये जो है किसी की संतान है। ये तो वही हो गया कि जैसे आप सोचिए कि अगर आप आज के 10 साल 8 अभी भी कि आप बाइक पे बैठा के किसी को जा रहे हो, तो चाहे आपके फैमिली का कोई मेंबर, आपकी बहन ही क्यों ना हो, आपका जो है कोई और रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन कह देंगे कि ये अरे गुरु ऐसा ऐसा ऐसा। तो सोशल मीडिया उसी चीज को जो पहले गली मोहल्लों कस्बों नुक्कड़ों पर होता था, अब वो सोशल मीडिया पर होने लगा। क्या इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं आप? सीधा। तो जब इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर और लोगों का तो क्या ही किया जाए। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज एक होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे आसान क्षेत्र होता है किसी भी अच्छे व्यक्ति के कैरेक्टर पर उंगली उठा देना। क्योंकि पूरा समाज क्या होता है कि अपने विकास के बजाय उसे दूसरे के पतन से मतलब होता है। मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं। तो कैरेक्टर को एकदम हिट करो, लेकिन सोशल मीडिया क्या, बिना जाने बिना सुने इस प्रकार के स्टेटमेंट। वही आज आप देख सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका को चैलेंज कर रहा है। बच्चे सोच सकते हैं और न्यायपालिका कुछ नहीं कर पा रही। आर्टिकल राइटर कह रहे हैं करो तुम। कहां कहां से खड़े हो जाते हैं, ना कोई और, ना कोई छोर, ना कोई पर्सनालिटी, ना कोई व्यक्तित्व। खैर इसीलिए वो खो भी जाते हैं। तो आज हर कोई मोबाइल के माध्यम से जज बन गया। आर्टिकल में यही बात कही गई है। फेसबुक पोस्ट के द्वारा, एक्स या ट्विटर के द्वारा, थ्रेड के द्वारा या यूट्यूब वीडियो के द्वारा सब जगह अदालतों पर टिप्पणियां की जा रही हैं। जैसे न्याय बिक चुका है, कोर्ट सरकार के इशारों पर चल रहा है, इस प्रकार की चीजें बार बार आ रही। ये आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक आलोचना नहीं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यह डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म या लोकतांत्रिक आलोचना नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल डिफामेशन है। यह संस्थागत अवमानना है। इंस्टीट्यूशनल, आप हमारे इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी बातें न्यायपालिका के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं और यहीं से कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे सर चलिए आपने ये तो बता दिया कि ये जो कहा जा रहा है ये अवमानना है, आलोचना नहीं है। तो सर जरा ये भी समझा दीजिए, आप तो बहुत अच्छा समझाते हैं कि सर फिर आलोचना क्या होती है और अवमानना क्या होती है, जिससे हमको ये समझ में आ जाएगा। सुनील अभिव्यक्ति सर गोल गोल नहीं पढ़ाते, हर एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ाते हैं। तो एक उदाहरण से बता देता हूं। मैंने इसी बात पे कहा था कि न्याय बिक चुका है, कोर्ट सरकार के इशारों पर चल रहा है। कुछ लोग कहेंगे यह स्टेटमेंट कि न्याय बिक चुका है, नंबर 1,
कोर्ट सरकार के इशारों पर चल रहा है। नंबर 2, ये दोनों स्टेटमेंट आलोचना है, लेकिन आर्टिकल में कहा गया नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल डिफामेशन है, इन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपके मन में आएगा सर थोड़ा सा बता दीजिए, आलोचना और अवमानना, किसको आलोचना कहा जाए, थोड़ा अवमानना थोड़ा और अच्छे से बताइए। तो बच्चे, आलोचना जिसे हम लोकतांत्रिक आलोचना कहते हैं, कि स्टेटमेंट लिख रहा हूं कोर्ट का फैसला सुधार की आवश्यकता रखता है। ये इसको बोलते हैं आलोचना। कोर्ट का फैसला पे आपने प्रश्न भी उठाया, लेकिन क्या लिखा? सुधार की आवश्यकता रखता है। अवमानना क्या है? कोर्ट बिक चुका है। आलोचना क्या होती है? जज का दृष्टिकोण सीमित रहा, और यहां पर क्या कहा जा रहा है? और अवमानना क्या? जज पक्षपाती है। तो समझ पाए आलोचना क्या होती है और अवमानना क्या होती है। आलोचना क्या होती है? यानी आलोचना में आलू भी होता है और चना भी होता है। अवमानना में आलू चना नहीं है, सीधा या तो आलू या तो चना। समझ गए? तो ये जो पहला है आलोचना, ये लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन दूसरा लोकतंत्र की हत्या है, याद रखेगा। तो कंटेम्प्ट कानून इसीलिए लाया गया। कंटेम्प्ट कानून का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा यानी डिग्निटी बनाए रखना, न्यायिक प्रक्रिया को किसी भी प्रकार के बाधा या अवरोध से मुक्त रखना, और तीसरा नागरिकों में न्याय के प्रति विश्वास बनाए रखना। समझ में आ गया बच्चों? तो अंततः हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक दीपक है, और यह वह दीपक है जो संविधान की लौ को जलाए रखता है। अगर हर व्यक्ति उस दीपक पर पत्थर फेंकने लगे या हवा चलाने लगे तो अंधेरा आ जाएगा, और यह अंधेरा न्याय नहीं अराजकता लाएगा। और गांधी जी कहते हैं अनुशासन मिटा तो अराजकता, और अनुशासन करते सफलता, अराजकता करते विनाश। इसलिए आलोचना कीजिए पर शालीनता से, प्रश्न उठाइए पर तथ्यों के आधार पर, क्योंकि कंटेम्प्ट का उद्देश्य मुंह बंद करना नहीं बल्कि न्याय की प्रतिष्ठा बचाना है। अंततः कह सकते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी जरूर है, पर इतनी भी नहीं कि न्याय की आवाज दब जाए। मजा आ गया भैया, मजा आ गया मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट इज क्लियर 100%। ये है यूपीएससी, और ये है यूपीएससी को पकड़ने वाले आप सब छात्र छात्राएं। यूपीएससी का प्रश्न, अब ये सिलेबस IQIP GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, पहली यूनिट भारतीय संविधान, और यूनिट नंबर 6 न्यायपालिका की संरचना, उसके कार्य, उसकी शक्तियां, तो अवमानना उसकी शक्ति, जिस पर इंडिपेंडेंट प्रश्न, ठीक है ना। तो पॉलिटी में किसी भी यूनिट से आए, और ऑब्वियस है अगर न्यायपालिका सही है तो गवर्नेंस भी बेहतर है, और न्याय जो इथिक्स इसलिए लगाया गया डायमेंशन ऑफ इथिक्स में, आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स क्या है। तो अवमानना को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 डिसीजन दिए हैं ना, वो संवैधानिक नैतिकता की स्थापना के लिए दिए गए। जो संविधान में व्यवस्था है अवमानना को रोकने के लिए, वह भी संवैधानिक नैतिकता की स्थापना के लिए है। जो कानून है वह भी संवैधानिक नैतिकता की स्थापना के लिए। कोई भी प्रश्न आए तो उसको टैकल कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बेटा। पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 आप देख सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कहिए, देख लीजिए आप। कंटेम्प्ट ऑफ दमसेल्फ, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को संविधान शक्ति देता है कि नहीं देता है, आप देखिए। मजा आ गया। ये है सुनील अभिव्यक्ति, और ये है यूपीएससी को पकड़ने का उनका नजरिया। दौड़ा दीजिए एकदम बेटा, बस आप मेहनत कीजिए, और जो कहता जाऊं बस वो करते जाइए। इस बार कहानी आप लिखेंगे, मैं नहीं, ठीक है। अब आता है मेंस का क्वेश्चन भी यहां पर आ गया कि भाई भारत में न्याय
न्यायालय की अवमानना के संवैधानिक और वैधानिक ढांचा यानी संविधान और कानून क्या कहता है अवमानना पर, और वही सारी चीजें हैं। आप इसको बढ़िया से पढ़िए, लिखिए और एंजॉय कीजिए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया, पहला क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट बेस्ड, आप देख सकते हैं। तीसरा, तो बस एंजॉय करिए और लाइफ को चेंज बनाइए, बिना डरे, फियर आने मत दीजिए। आपको यूपीएससी निकालना है, क्या करना है, फियर आने नहीं देना। जरा चौथी न्यूज पर आइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पढ़िए भैया। अब चूंकि मैं कल बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं इस विषय पर, तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसको बस केवल हल्का सा आपको समझाना चाहूंगा। जब किसी समाज में मेरे प्यारे बच्चों कानून ढेर सारे हों और नैतिकता कमजोर हो जाए, तब लोकतंत्र क्या जीवित रहता है? आप बताएं। आप कहेंगे यहां सर जीवित रहता है, लेकिन आत्मा के रूप में वो जीवित नहीं रहता। तो भारतीय चुनाव प्रणाली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी उसी नैतिक आत्मा का प्रतीक है, जो यह याद दिलाती है कि सत्ता सीमित है पर जवाबदेही अनंत, यानी सत्ता की जवाबदेही, यानी अगर आपके पास अधिकार है 2013 या 14 का ऐसे अधिकार यानी पावर है, तो आपका उत्तरदायित्व भी है। तो हम इस लेक्चर में जो आपके सामने रखेंगे कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस प्रकार से एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का उदाहरण है, जो ना तो केवल कोड ऑफ कंडक्ट है यूनिट 7 और ना केवल कोड ऑफ एथिक्स है, बल्कि दोनों के बीच की यानी कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की जीवंत कड़ी है। और यह जीवंत कड़ी एथिकल गवर्नेंस को परिभाषित करती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करती है? एथिकल गवर्नेंस को परिभाषित करती है, और यही विषय यहां पर डिस्कस है। आप एक बार सिलेबस देखें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 पॉलिटी बताने की जरूरत नहीं, इसमें पहली यूनिट भी है और जनप्रतिनिधि अधिनियम वाली यूनिट भी है, तो ये किसी से भी आ सकती है। एक बार आया हुआ है, देख सकते हैं 2022 में। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ठीक है। तो आपसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर यह प्रश्न पूछ चुका है, तो ऑब्वियस है मेरे दिमाग में आया कि भाई अब जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी आपसे पूछ सकता है, चूंकि एथिकल गवर्नेंस ही स्थापित करता है। अभी अभी मैंने आपको डिस्कशन में बताया, तो आपके सिलेबस का ये पार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम, चूंकि मेरा जो टारगेट है इसको एथिक्स के पर्पस से सबसे पहले पढ़ाना, पहले वो पढ़ा दूं, बाकी तो यहां सब लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको कहीं से कुछ समझने समझाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आदर्श आचार संहिता भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल है। यह चुनावों के दौरान सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच समान अवसर सुनिश्चित करती है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक सिद्धांत, जो कि संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना है, उसको कायम रखता है। और फिर कहा गया कि हाल की घटनाएं जैसे बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 इस बात पर प्रकाश डालती है कि आदर्श आचार संहिता हालांकि भावना में महान है, लेकिन व्यवहार में लचीली है। चुनावी लाभ लेने के लिए सत्तारूढ़ दलों द्वारा नियमित रूप से इसका उल्लंघन किया जाता है, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की सरकार हो। तो यही है।
अब आता है इसी संदर्भ में एमसीसी क्या, यानी सरकार इसका उल्लंघन कर रही है, जिसके पास भी सत्ता होती है तो वो उसका उल्लंघन कर ले जाते, क्योंकि इसमें काफी छूट है। अब आदर्श आचार संहिता क्या, चुनावों के दौरान दलों और उम्मीदवारों के आचरण को रेगुलेट करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से विकसित स्वैच्छिक नैतिक दिशा निर्देशों का, यानी कि आपको स्वैच्छिक रूप से इसे पालन करना, अगर आप पालन नहीं करते चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। अब वैसे ही सोचिए कि बेकार हो गया। अब इसका विकास कैसे हुआ, जैसा यूपीएससी ने अपने प्रश्न में पूछा, तो सब 1960 में इसे पहली बार केरल विधानसभा चुनाव के दौरान पेश किया गया। फिर 1979 में चुनाव आयोग ने इसको पूरे देश में शुरू कराया। 1991 में टीएन सेशन में इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से शुरू हुआ और यहीं से एमसीसी को ताकत मिली और 2013 में इसमें संशोधन किया गया। अब देखिए यूपीएससी का प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, एक बार उसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका, तो आप देख सकते हैं 1960 के बाद से निर्वाचन आयोग की भूमिका के 3 पॉइंट आपके सामने आ गए। तो ये यूपीएससी को आप बहुत इजीली पकड़ सकते हैं, बहुत इजीली। अब आता है इसकी कानूनी स्थिति क्या है, यानी गैर सांविधिक यानी इसको संसद के किसी कानून के द्वारा ताकत नहीं मिलती है, यानी इसको कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए, जिसको कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है बल्कि भारत के चुनाव आयोग के नैतिक अधिकार द्वारा लागू किया जा सकता है, तो इसका इंप्लीमेंट इसको कौन मानेगा। तो चुनाव आयोग की भूमिका जो प्रश्न था उसमें यह भी पॉइंट जाएगा। कब यह लागू किया जाता है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जिस दिन होती है उससे लेकर परिणाम की घोषणा तक आप देख सकते हैं। हां, आंशिक रूप से आईपीसी की कुछ धाराएं हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 है जो प्रत्याशियों पर नियंत्रण या राजनीतिक दलों पर कुछ हद तक नियंत्रण लगाती है। और इसके प्रमुख प्रावधान क्या है कि भाई आपको कैसे आचरण करना है, जुलूस कैसे निकालना है, हर प्रकार की चीजें यहां पर आपको लिखी हुई हैं। ठीक है, अब फिर बिहार का एक स्कीम है महिलाओं की स्वरोजगार योजना, ये सरकार ने शुरू की। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गए। तो कहा गया कि भाई जब चुनाव का समय यानी निर्धारित हो जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप कोई वित्तीय अनुदान सत्ताधारी पार्टी नहीं दे सकती, लेकिन उसने दिया। तो ये क्या क्या नहीं करना है, तो कोई हेट स्पीच नहीं करनी, लेकिन आप देख सकते हैं जाति धर्म का इस्तेमाल नहीं करना, सब कुछ होता है। आप कहेंगे कोई अनुपालन नहीं हो रहा। अगर आप कोई बैठक करना चाहते हैं, कोई भी अभियान करना चाहते हैं तो पब्लिक ऑर्डर बना रहे, इसके लिए आप अधिकारियों को, जो भी चुनाव अधिकारी उनको सूचित कीजिए। ये तो अक्सर किया जाता है। जुलूस, सार्वजनिक जुलूस, लाउड स्पीकर, ये सब परमिशन से ही चलाइए। सत्ताधारी पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करे, कोई वित्तीय अनुदान या नई चीजें ना शुरू करे। घोषणा पत्र 2013 यानी में एक संशोधन हुआ है कि जो राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र होता है उसमें वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पॉलिटी की है और लोगों के इंटरेस्ट के अनुरूप होना चाहिए। तो ये जो बिहार की स्कीम है ये क्या दिखाती है कि कानूनी शक्तियां चूंकि है नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, तो यहां यही कहा गया कि एमसीसी में लोग हेरफेर कर लेते हैं, चूंकि उनको पता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। एमसीसी क्यों महत्वपूर्ण होती है, जिससे इसलिए चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसलिए चूंकि विधि के समक्ष सत्ताधारी और विपक्ष सब समान रहे, सत्ताधारी ताकतवर ना बन पाए, कानून के शासन को बढ़ावा मिले, इसलिए। ठीक है ना। तो ये सारी बातें यही यहां पर आपको लिखा गया है, बाकी और कुछ भी जो है आपको यहां पर देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, पूरा टॉपिक यहां पर आता। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो आपको ये बताना नहीं, मेरा उद्देश्य था कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इनको बताना। तो अगर दोनों की डेफिनेशन लें, दोनों की परिभाषा लें, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किसी संस्था या पेशे के लिए आचरण के व्यवहारिक नियम कि आप, हमारी संस्था यानी बीसीसीआई, कल रऊफ वाला मामला, कि आपको इस रूल्स के अनुसार ही अपना बिहेवियर करना है।
कोड ऑफ एथिक्स क्या है बच्चों? जीवन और कार्य के नैतिक सिद्धांत, यानी आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब इनका नेचर क्या है कोड ऑफ कंडक्ट का? तो कोड ऑफ कंडक्ट का नेचर है पर्सपेक्टिव, यानी ये निर्देशात्मक है, आज्ञाकारी है, आपको करना है, बाध्यकारी है अपने नेचर में। और ये क्या है कोड ऑफ एथिक्स? ये बाध्यकारी है और ये प्रेरणात्मक है, एस्पिरेशनल है, यानी आपको प्रेरित रहना चाहिए कि आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करते तो इसके तहत आपको कोई दंड नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद आता है एम क्या है कोड ऑफ कंडक्ट को लाने का? तो ऑब्वियस है कोड ऑफ कंडक्ट जिससे कि संगठन में डिसिप्लिन और एक सिस्टम बना रहे, और कोड ऑफ एथिक्स लाने का उद्देश्य है कि व्यक्ति का चरित्र व नैतिक विवेक विकसित होता रहे। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप देखना चाहते हैं, कल आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बताया था, ये इसमें आ जाएगा, या सिविल सेवकों के लिए जो आचार नियम है 1964 आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। और कोड ऑफ एथिक्स में गांधी जी के सत्य व अहिंसा के मूल्य, सत्य अहिंसा सत्य, उनके जो भी एकादश व्रत हैं वो सब कोड ऑफ एथिक्स के उदाहरण हैं। अब आप कहेंगे सर चलो ये तो ठीक हो गया आपने बताया, अब बताइए कि ये वाला कहां आता है? एमसीसी इन दोनों के बीच आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसलिए इसे कहा जा सकता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। किसको? एमसीसी को, यानी एक पॉइंट इसका लिया और 2 पॉइंट इसका लिया, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? बच्चों यह ऐसी आचार संहिता, आचार यानी जो हमारे आचरण को डिफाइन करे, जो नैतिकता के मूल्यों को व्यावहारिक आचरण के नियमों में ढालती है कि भाई नैतिकता ये कहती है आप सब चुनाव के समय ऐसा ऐसा कीजिए। तो फिर से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है एमसीसी, अर्थात ऐसी आचार संहिता जो नैतिकता के मूल्यों को व्यावहारिक आचरण के नियमों में ढालती है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी थोड़ी डिटेल में, कल को प्रश्न आ जाए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या, तो आप फंस जाते। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स आपको पता है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाता एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, फंस जाते कि नहीं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक बार मुझे बताएं, फंसते कि नहीं? फंस जाते आप लोग। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वह लिखित रिटन नैतिक दिशा निर्देशों का समूह है, लिखित है, जो किसी संस्था, इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशन, पेशे या सार्वजनिक पदाधिकारी को यह बताता है, क्या बताता है कि किस परिस्थिति में कौन सा आचरण नैतिक रूप से स्वीकार्य है और कौन सा नहीं है। यही तो बता रहा ना एमसीसी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या यही तो बता रहा ना भाई। ये क्या बता रहा है? फिर से इसमें आइए, यही तो बता रहा ना, ये जो पूरा आपको बताया गया ये सब यही तो बता रहा है। यानी फिर से यह लिखित नैतिक दिशा निर्देशों, रिटन एथिकल गाइडलाइंस का रट लीजिए समूह है, जो किसी संस्था, पेशे या सार्वजनिक पदाधिकारी को यह बताता है कि किस परिस्थिति में कौन सा आचरण नैतिक रूप से स्वीकार्य और कौन सा नहीं। यानी यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों का संतुलित मिश्रण होता है। तो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, समझ गए? तो एमसीसी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्यों? क्योंकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पर नैतिक रूप से अनिवार्य है। यह नैतिक संयम, एथिकल पेशेंस के माध्यम से लोकतांत्रिक निष्पक्षता को सुरक्षित करता है। एमसीसी राजनीतिक शक्ति के प्रयोग को नैतिक मर्यादाओं में बांधता है, इसलिए हम इसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। क्यों ऐसा चाहता है? जिससे कि सभी दलों के लिए समान अवसर, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित हो सके। सत्ताधारी दल या और जो बड़े विपक्षी दल होते हैं उनके मुकाबले छोटे दलों के अस्तित्व को खतरा न हो, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो, चुनाव में पारदर्शिता और मर्यादा बनाए रखा जाए। ठीक है, कुछ रिफॉर्म वगैरह अगर कोई पूछे तो क्या करना चाहिए, तो आप एक पॉइंट बता दीजिएगा इंटरव्यू में। एमसीसी को आंशिक रूप से कानूनी दर्जा देना चाहिए, बस। कानूनी शक्ति मिलेगी तो ये लोग डरेंगे। तो ये हो गया टॉपिक। अब उसके बाद आता है एक क्वेश्चन बढ़िया सा,
समझ में आ गया बच्चों? आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा उल्लंघन करने पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा इसकी प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए सुधार के उपाय। परिचय, बॉडी, प्रमुख चुनौतियां। ठीक है, अब आता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी इन्वोक्ड ड्यूरिंग इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, ये सब हो गया। फिर यूपीएससी ट्रैप 1, ट्रैप 2, ये सारे क्वेश्चन 2। अब आप सोचिए कि क्या कोई क्वेश्चन यहां से बच पाएगा। ठीक है, अब तक का सबसे स्पष्ट ब्लैक होल और ब्लैक होल का यह विषय यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार जरा ये न्यूज आप लोग पढ़िए फटाफट। हाँ, अब कुछ प्रीलिम्स का, यानी ब्रह्मांड की धड़कन, इसको आप ऐसा लीजिएगा, ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई दी है। समझिए, ये वही है दो ब्लैक होल्स का आपस में टकराना जो मैंने आपको बताया। जब ये आपस में चलते चलते टकराते हैं तो पूरा अंतरिक्ष हिल जाता है। ये कुछ वैसा ही है कि आप कल्पना कीजिए कि किसी शांत रात में, एकदम रात शांत हो, आप आकाश की ओर देख रहे हो और तुम्हें कुछ दिख ना रहा हो, पर कहीं अरबों प्रकाश वर्ष दूर दो अदृश्य दानव, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, जो प्रकाश तक को निगल जाते हैं, इनका नेचर आप सबको पता है, आपने पढ़ रखा है, धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। ये देखिए, एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, वे घूमते हैं, पास आते हैं और फिर टकरा जाते हैं। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड थर्रा जाता है। ये जो थरथराहट है, जो स्पेस यानी अंतरिक्ष के हर फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम यानी हर ताने बाने में फैलती है, जिसे हम पहले, अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ा चुके हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल वेव, यानी गुरुत्वीय तरंग। यानी ये तरंग उठती है, उठती है कि नहीं उठती है? और इसी उठने को लेकर के 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र करते हुए यहां कहा गया है कि अगर कोई अत्यंत विशाल वस्तु, मैसिव ऑब्जेक्ट, तेजी से घूमे या टकराए, जैसा कि दो ब्लैक होल आपस में टकराए, तो वह अंतरिक्ष और समय दोनों को हिला देगा। और वैसा ही हुआ। पहले लोगों को नहीं पता, तो उन्हें पता था कि अंतरिक्ष हिल नहीं सकता, लेकिन आइंस्टीन बोले थे कि ब्रह्मांड हिल सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक कपड़े की तरह और तरंगे उस पर लहरों की तरह। अब 100 साल बाद 2015 में मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लिगो, LIGO, लिगो यानी लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी प्रयोगशाला के यंत्र से वो तरंगे वास्तव में पकड़ ली, और 2015 में ब्रह्मांड ने अपनी धड़कन पहली बार सुनी, लिगो ने सुनाया। तो यही सारी बातें हैं। लिगो, विर्गो और इसके साथ कागरा, ये तीनों याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, अलग अलग हैं ये। अब आता है लिगो कैसे सुनता है ब्रह्मांड की धड़कन, ये सारी चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं। ठीक है ना? गुरुत्वीय तरंग क्या होती है, लिगो कैसे काम करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लिगो ब्रह्मांड की धड़कन कैसे सुनता है? तो ऑब्वियस है यार, उसको इस तरीके से बनाया गया है, वो इसीलिए सुनता है, यानी वह विज्ञान की एक शक्ति है, बस इतना, इसके अंदर मत जाएगा।
ये जो ट्यूब होती है, ये होती है, इसके अंदर बिल्कुल मत जाएगा, फंस जाएंगे। यानी विज्ञान की शक्ति है लिगो के अंतर्गत जो अदृश्य को भी माप सकता है, बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। अब स्टीफन हॉकिंग के नियम का भी यहां जिक्र किया गया है। स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल क्षेत्र सिद्धांत, मेरे प्यारे बच्चों, यानी वो क्या कहते हैं, किसी भी ब्लैक होल का जो सरफेस एरिया है वो कभी घट नहीं सकता, वो इतना है, इतना ही रहेगा, वो हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसका मतलब है जब दो ब्लैक होल आपस में मिलते हैं, कोलाइड करते हैं, तो नया ब्लैक होल पहले से बड़ा होता है और कभी ऐसा नहीं होता कि कुल क्षेत्र कम हो जाए। तो इसको आप प्लीज, ये भी इस सिद्धांत की भी पुष्टि हो गई है, बस और कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो बस रट लीजिए, यानी जो सरफेस एरिया होता है ब्लैक होल का वो कभी घटता नहीं। तो जब दो टकराएंगे तो वो और बड़ा होगा, घटेगा नहीं, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या क्या आपसे पूछेगा, तो ऑब्वियस है, लीगो के ऊपर आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या है अमेरिका में स्थित लेजर इंटरफेरोमीटर है, विर्गो क्या है, ठीक है ना। वहां 3 नाम आपने देखे थे, कहां गया भाई, VIRGO आप यहां पर देख सकते हैं। यूरोप इटली में सेम ऐसा ही लिगो के जैसा यंत्र है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से पढ़िए, सब पर क्वेश्चन बने हुए हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। लिगो, वर्गो, कागरा, ठीक है ना, सारी चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा तीनों। कागरा जापान का है, KGRA। अब क्वेश्चन लिगो के ऊपर, ठीक है ना, फिर इसके बाद ऑब्वियस है ब्लैक होल थ्योरम के ऊपर, बेटा। तो ये आपके सामने, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स ऑथन, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट या इग्नोर मत करिएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी इसके बाद। और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर में हमें हमारी औकात पता लग जाएगी, जो पता लगती है अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में, वो अभी से पता लगेगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी बदल सकेंगे। लेट करेंगे तो हम स्ट्रेटजी बदल ही नहीं सकेंगे। तो 35 टेस्ट कुल कितने होंगे, पूरा डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। शेड्यूल आ गया है, हम यूपीएससी पैटर्न पर सुबह 9:30 बजे और 2:30 बजे ही लेंगे टेस्ट। 16 तारीख से स्टार्ट है, ये सब डेट है। और बाकी हमारे कोर्सेस, बच्चे अगर फाउंडेशन की क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी इन्वायरमेंट की 12:40 पे, उसके बाद फिर आदित्य सर की, रविरंजन सर की क्लास स्टार्ट होगी CSET और ऑप्शनल की। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू। कोई भी चीज मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ग्रुप्स में।